सोनिया ने सारी बातें सुनने के बाद पूछा, क्या वो तुम्हें और अली तैमूर को इदारे से बाहर अपने पास कहीं बुलाना चाहता है? सोनिया ने कहा, मैंने उसे अपना फैसला नहीं सुनाया था, इसलिए ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ बुलाना चाहता है। उससे मामला तय करो और उसे दोस्ती का यकीन दिलाओ। अगर वो फरहाद और उसके बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो हम सब उसे बेहतरीन दोस्त समझते रहेंगे और दोस्ती निभाते रहेंगे। लेकिन तुम हमसे दूर अली तैमूर के साथ कहीं नहीं जाओगी। अच्छी बात है, मैं अभी उससे मामला तय करके आती हूँ। वो चली गई। सोनिया ने कहा, तुम्हारी मामा उस अजनबी से बातें करने गई हैं। तुमने अभी तक अपनी माँ के मजाज को नहीं समझा है। इन हालात में उसकी ममता अंदेशों में घिरी हुई है। वो तुम्हारी सलामती के लिए हम में से किसी की बात नहीं मानेगी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली है। अली तैमूर ने सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, मैं तुम्हारी माँ को हैंडल करना जानती हूँ। मैंने कहा है वो दुश्मन को हमारी भरपूर दोस्ती का यकीन दिलाए, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर हमसे दूर ना जाए। दुश्मन ये बात नहीं मानेगा, मुझे भी यकीन है नहीं मानेगा। और रसवंती उसे कहेगी कि वो सोनिया को नाराज नहीं करेगी, तब दुश्मन उसे सिखाएगा कि वो चुपचाप बेटे को लेकर उसके पास चली जाए। बाद में ये बयान दे सकती है कि उसे और अली तैमूर को अगवा किया गया था। क्या आप चाहती हैं कि मामा मुझे लेकर उसके पास चली जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि दुश्मन का सुराग मिले? जरूर चाहता हूं। वो जहन्नुम में होगा तो मैं जहन्नुम की आग में भी कूद जाऊंगा, लेकिन मामा साथ रहेंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कमजोर तो हम अब भी हैं। तुम्हारे पापा जब तक मुकम्मल दिमागी तवानाई हासिल नहीं करेंगे, हम फरजाना और नैन्सी के बाद भी नुकसानात उठाते रहेंगे। तुम किसी रास्ते से भी दुश्मन तक पहुंचोगे तो मसाइल का सामना होता रहेगा। आज बाप की वजह से कमजोरी है, कल माँ की वजह से हो सकती है। पापा और मामा में बड़ा फर्क है। पापा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बन सकते, ये तो मजबूरी के बायस कौमा में है। जैसे ही होश में आएंगे हमारी कुव्वत बन जाएंगे, मगर मामा में ना हौसला है ना हाजिर दिमागी। मैं जानती हूँ रसवंती बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन हम उसे दुश्मन के हाथों में जाने से रोक नहीं सकेंगे। तुम थोड़ी देर पहले उससे बहस कर चुके हो। मैं बहस में वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती, इसलिए उसकी आधी बात मान ली कि दुश्मन से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसके हाथों में नहीं जाना चाहिए। रसवंती ने दिमाग पर दस्तक दी। सोनिया ने पूछा, कौन है? मैं हूं। उस अजनबी ने मेरी बात मान ली है। मैं तुम लोगों से दूर नहीं जाऊंगी। वो दोस्ती का सबूत देने के लिए फरहाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम कैसे यकीन करें कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा? फरहाद को कौमा से निकाल कर देख लो, मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमाई रहूंगी। दुश्मन की नीयत में खोट नहीं होगा तो वो मेरे सुहाग को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सोनिया ने घड़ी देखते हुए कहा, 30 घंटे गुजर चुके हैं। उसे कौमा से यूं भी निकालना होगा। तुम और आर्मर फरहाद के दिमाग में पूरी तवज्जो से मुस्ताद रहोगे। जनाब शेख साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू करो। वो भी उसे कौमा से निकालने पर राजी हों तो तुम आर्मर को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कुछ ज़रूरी हदायत देना चाहती हूँ। ठीक उसी वक्त आर्मर की आवाज़ सुनाई दी, सोनिया, फरहाद की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर उसे अटेंड कर रहे हैं। तमाम डॉक्टरों की मुत्तफिका राय है कि तुम्हें फौरन फरहाद के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी, रसवंती ने कहा। मैं जा रही हूं। उन्हें समझाऊंगी कि बाबा फरीद वास्ती मरहूम की पेशन गोई के मुताबिक तुम्हें मौजूद नहीं रहना चाहिए। आर्मर ने कहा, सोनिया, तुम सारी दुनिया से लड़ती आई हो, मगर मुकद्दर से नहीं लड़ सकोगी। जनाब शेख साहब ने तुम्हें फौरन आने के लिए कहा है। आर्मर ने यही बात अली तैमूर को बताई। उसने कहा, मामा, हम सब इस पेशन गोई पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन जनाब शेख साहब भी कुछ समझ कर ही आपको बुला रही हैं। उनकी बातें हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती हैं। क्या आप उनके हुक्म से इनकार करेंगी? वह तजब्जो में थी। जाना नहीं चाहती थी, मगर समझ गई थी कि जाना ही पड़ेगा। रसवंती आई तो रो रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सोच की लहरें अटक रही थी। सोनिया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? जल्दी बताओ, क्यों रो रही हो? वो अटक अटक कर बोली, फरहाद सुकरात के आलम में है। उसके दिमाग में गहरा सन्नाटा है। उसकी समात खत्म हो गई है। बाहर की कोई आवाज़ उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही। मेरी सोच की लहरें उसके अंदर गूंज कर रह गईं। वो सुन ना सका। मैंने इतना देखा कि वो उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा है, इससे ज्यादा ना देख सकी। जनाब शेख साहब के पास जाकर कहा, आप दुआ करें, किसी तरह उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आएं। ऐसा कहते कहते वो फिर रोने लगी। सोनिया ने पूछा, जनाब शेख साहब क्या फरमाते हैं? वो कह रहे थे, मैं एक आजिज बंदा हूं, खुदा की मर्जी में दखल दूं, मेरी क्या मजाल है। सोनिया से कहो हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचे। सोनिया उठकर खड़ी हो गई। रसवंती ने कहा, सबसे करीबी फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर मौजूद होगा। मैं अभी इंतजाम कर रही हूं, तुम यहां से निकलो। वो और अली तैमूर होटल के कमरे से निकले, तेजी से चलते हुए बाहर आए, फिर कार में बैठकर फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगे। वो क़यामत की घड़ी थी। सबने समझ लिया था कि दुनिया के तमाम शैतानों से लड़ने वाला किसी लम्हे भी आखिरी सांस छोड़ देगा, और इस आखिरी सांस के लिए वो सोनिया का मुंतजिर था। वो हेलीकॉप्टर में अली तैमूर के साथ रवाना हुई, फिर आधे घंटे में इदारे के अहाते के अंदर पहुंच गई। वहां से मिनी कार में बैठकर अस्पताल के उस हिस्से में पहुंची जहां फरहाद अली तैमूर को एक कमरे में रखा गया था। कमरे के बाहर कौमी, आमना, वाटसुरो की, रसवंती और बहुत से चाहने वाले मौजूद थे। जनाब शेख अल फारस दरवाजे के पास सर झुकाए जेर लब कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। सोनिया डूबते हुए दिल से एक एक को देखते हुए दरवाजे तक आई। जनाब शेख साहब ने अली तैमूर का बाजू थाम लिया, उसे अंदर जाने से रोक दिया।
वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। डॉक्टर फरहाद की नब्ज थामे झुका हुआ था। सोनिया को देखकर सीधा खड़ा हुआ, फिर नर्स के साथ चलता हुआ बाहर जाने लगा। सोनिया उसे सवालिया नजरों से देख रही थी और उसके चेहरे से मायूसी को पड़ रही थी। उनके जाने के बाद वो कमरे में तनहा रह गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पेशेंट गोई दुरुस्त हो रही थी। वह फरहाद के पास तनहा थी। उस तन्हाई से भागने के लिए वो पेरिस गई थी, लेकिन तकदीर उसे फिर खींच लाई। अगर वो ना आती तो फरहाद का दम अटका रहता और वह कर्ब में मुब्तला रहता। वो करीब आकर उस पर झुक गई, आहिस्तगी से आवाज दी, फरहाद। वो साकित पड़ा हुआ था। उसने कहा, फरहाद, हम जिंदगी में हर बुरे वक्त के साथी रहे, क्या आइंदा बुरे वक्तों से लड़ने के लिए मुझे तन्हा छोड़ जाओगे? वो कोई जवाब नहीं दे सकता था। सोनिया ने कहा, रसवंती ने बताया है तुम्हारी समाध खत्म हो चुकी है। बाहर की कोई आवाज तुम्हारे अंदर नहीं पहुंचती है। क्या तुम अपनी सोनिया के लम्स को महसूस कर सकते हो? मैं तुम्हें छू रही हूं, मुझे महसूस करो। उसने फरहाद के एक हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें धीरे से खुल गईं। वो आंखें छत की तरफ देख रही थी। वो बड़ी मोहब्बत से बोली, फरहाद, मैं तुम्हारी सोनिया हूं। तुम तो गैर मामूली हौसला रखते हो। मेरी खातिर एक बार फिर मौत को शिकस्त दे दो, मुझे देखो। उसने दीदे घुमाकर सोनिया को देखा। वो खुश हो गई, यार्जी खुशी थी। नजरें मिलते ही दीदे साकित हो गए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसका सर एक तरफ ढलक गया। चंद सातों के बाद ही बाहर से रसवंती की चीख सुनाई दी, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं फिर तुम्हारे दिमाग में आ रही हूं, मुझे जगह दो। वो आखिरी वक्त फरहाद के दिमाग में थी। दीदे साकित होती उसकी सोच की लहरें दिमाग से निकल गई थी। मौत की तस्दीक हो गई थी। उसने अपनी तसल्ली के लिए दूसरी बार दिमाग में जाने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं मिली। वो टेलीपैथी का सिक्का जमाने वाला दिमाग मौत की अब्दी तारीकी में डूब चुका था। रसवंती दौड़ती हुई कमरे में आई, फिर उसकी लाश से लिपट कर रोने लगी। उसके पीछे अली तैमूर आया। बाप के पैरों के पास खड़े होकर देखा। सोनिया उसकी पथराई हुई आंखों को बंद करने के बाद चेहरे को चादर से ढांप रही थी। अली ने बाप के पांव को दोनों हाथों से थाम लिया, फिर सर झुकाकर उसी तरह खड़ा रह गया। पोमी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसने फर्श पर घुटने टेक दिए, फिर पलंग के पाए से लिपट कर निढाल सी होकर बैठ गई। वाटसू रोकी ने गहरी सांस लेकर मैयत के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मास्टर, यकीन नहीं आता कि तुम्हें मौत आई है। शायद धीरे धीरे यकीन आ जाएगा, मगर ये बड़ी बात है, इतने वफादारों को छोड़कर बेवफाई दिखाकर चले गए हो। हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा, ये बेवफाई तो ना सिखाओ। सोनिया वहां से जाने लगी। आमना उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई, फिर बोली, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, किसी न किसी सदमात का इजहार हो रहा है। तुम खामोश क्यों हो? रोना होगा, कम से कम एक बार चीखना होगा, अपने अंदर का गुबार निकालो। वो सोनिया को दीवानावार झिंझोड़ने लगी। तुम रोती क्यों नहीं हो? तुम्हें रोना होगा, मैं तुम्हें रुला कर रहूंगी। वो बुरी तरह झिंझोड़ रही थी। सोनिया ने एक झटके से खुद को छुड़ाया, फिर उसके गाल पर एक जोर का तमाचा रसीद किया। वो साकित रह गई। सोनिया ने कहा, नादान औरत, तेरे लिए बुरी खबर है, तू फरहाद के करीब जाने का मौका गंवा चुकी है। तू अब कभी उससे दिल की बात नहीं कह सकेगी। वो मर चुका है, तेरा फरहाद मर चुका है, मर चुका है। आमना ने नहीं कहते हुए जोर की चीख मारी, फिर सोनिया से लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। इदारे के जिम्मेदार अफराद ने पहले फ्रांसीसी हुक्काम को इतला दी, फिर टेलीफोन, ट्रांसमीटर, टीवी और रेडियो वगैरह के जरिए दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये खबर पहुंचाई जाने लगी। दुनिया की सुपर ताकतें और दूसरे बड़े ममालिक यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि फरहाद अली तैमूर पहले भी कई बार मर चुका था। बाद में इंकशाफ होता था कि वो फरहाद की डमी थी। उसकी मौत का चक्कर इतनी बार चलाया गया था कि आज कोई यकीन करना नहीं चाहता था। सुपर ताकतें और खतरनाक तंजीमों के सरबराहों ने समझ लिया था जैसे फरहाद कभी नहीं मरेगा, वो शैतान की तरह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इदारे के जिम्मेदार अफराद ने कहा, हम किसी को यकीन दिलाना ज़रूरी नहीं समझते। हमारे यहाँ एक अहम हस्ती वफात पा चुकी है। एक ज़माना उसका दुश्मन था, मगर दोस्त भी बेशुमार थे। इसलिए हम इतला दे रहे हैं, जो दोस्त हैं वो इसकी आखिरी रसूमात में शरीक हो सकती हैं। बाबा साहब के इदारे का मेन गेट उन अफराद के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, जो हुकूमत फ्रांस से खसूसी इजाज़तनामा लेकर आएंगे। सुपर ताकतों में सिर्फ एक मास्कमैन था जिसे फरहाद अली तैमूर की मौत का पुख्ता यकीन था, क्योंकि उसका टेलीपैथी जाने वाला पास कल फरहाद के आखिरी लम्हात में उसके अंदर था। उसने अच्छी तरह देखा था। जब सोनिया ने फरहाद का हाथ पकड़ा था तो उसने आंखें खोल दी थी। इन लम्हात में उसके अंदर जिंदगी की रिमक पैदा हुई थी। उसने आंखें खोलकर सोनिया को देखा था। उसके दिमाग ने उसे पहचाना था। फिर वह दिमाग अचानक मौत के अंधेरे में डूब गया। पास्कल ने मास्कमैन को उन आखिरी लम्हात की मुकम्मल रिपोर्ट दी थी। मास्कमैन ने पूछा, क्या तुमने फरहाद के ख्यालात पढ़े थे? उसने जवाब दिया, जब पहली बार उसके दिमाग में गया तो वो कदरे होश में था। डॉक्टरों की मौजूदगी में 2 शख्स फरहाद के बदन की मालिश कर रहे थे। मुसलसल कोमा में रहने के बायस उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया था। दिमाग बेहद कमजोर था। मैं कोई 1 मिनट तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा।
फिर वो दिमाग बिल्कुल ही कमजोर हो गया। मैंने रसवंती की आवाज़ सुनी। वो फरहाद को पुकार रही थी, मगर सोच की लहरें दिमाग के सन्नाटे में गूंज कर रह जाती थी। मास्क मैन ने फिर सवाल किया, तुम यकीन से कह रहे हो कि तुमने 1 मिनट तक उसके ख्यालात पढ़े हैं? मैं पूरे यकीन से कहता हूँ वो फरहाद था। मैंने उसकी सोच और लहजे को 1 मिनट तक पूरी तवज्जो से पढ़ा था। अच्छी बात है, मेरा नायब उसकी आखिरी रसूमात में शरीक होने जाएगा। तुम उसके साथ अपने किसी आलाकार को भेज सकते हो और मौका पाकर रसवंती के हसास दिमाग को थोड़ा कमजोर बना सकते हो। अगर उसे अगवा करने में किसी तरह कामयाब हो जाओगे तो टेलीपैथी की कुव्वत सिर्फ हमारे पास होगी। आर्मर और जो अगरचे टेलीपैथी जानते हैं, मगर वो दोनों किसी काम के नहीं है। तुम रसवंती पर तवज्जो दो। दूसरी तरफ सुपर मास्टर भी कुछ ऐसा ही मंसूबा बना रहा था। वो बज़ाहिर बड़ी बड़ी बाजियां हारता रहा था। उसके टेलीपैथी जानने वाले एक एक करके मारे गए थे। आखिरी में डोना रह गई थी। उसे भी पास्कल ने ट्रैप कर लिया था। देखा जाए तो जंग लड़ने के लिए टेलीपैथी का कोई हथियार नहीं रहा था, लेकिन अभी था। बचा कर रखा हुआ बाद में काम आता है कि मिस्ताक, अभी एक जबरदस्त टेलीपैथी जानने वाला उसके पास मौजूद था। ये वही शख्स था जिसके दिमाग की ख्याल ख्वानी की सलाहियतें मैडोना और पास्कल के दिमागों में मुंतकिल की गई थी। सुपर मास्टर ने अपने नायब को हुक्म दिया कि वो मास्क मैन से रब्ता कायम करे और मालूम करे क्या वो फरहाद की मौत का यकीन कर रहा है। मास्क मैन ने जवाब दिया, जिस तरह मैं आफताब के मशरिक से निकलने की हकीकत को तस्लीम करता हूँ, इस तरह फरहाद की मौत को तस्लीम कर रहा हूँ। इस पुख्ता यकीन का कोई तो सबब होगा। फरहाद की मौत के वक्त मेरा आदमी उसके सरहाने मौजूद था। साफ बात यह है कि उसके दिमाग में मौजूद था। अब हमारी दुनिया में टेलीपैथी का इक्का नहीं रहा। मुझे अब खुलकर एतराफ़ करना चाहिए कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मर मशीन से आखिरी 2 टेलीपैथी जानने वाले मेरे पास हैं और मेरे मुल्क के वफादार हैं। हमें शुबा था कि वह अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारी पनाह में हो सकता है। अलबत्ता ये चौंका देने वाला इंकशाफ है कि तुमने मैडोना को भी अगवा कर लिया है। क्या वो दोनों फरहाद के आखिरी लम्हात में उनके अंदर मौजूद थे? मैडोना की अभी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। सिर्फ एक ही ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है। फरहाद ने हमेशा अपनी जगह डमी पेश की और हमें धोखा देता रहा। हम धोखा खाते रहे क्योंकि डमी के दिमाग में पहुंच नहीं सकते थे। इस बार धोखा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे आदमी ने इत्मीनान की हद तक फरहाद के दिमाग को पढ़ा और उसकी आखिरी सांस तक उसके अंदर मौजूद रहा है। नायब ने कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर को ये बातें बताई। सुपर मास्टर ने कहा, अब फरहाद की मौत का यकीन करना होगा। मास्क मैंने हमें बहुत बड़ी चोट दी है। उसे फरहाद की मौत से बेशुमार फायदे पहुंचने वाले हैं। वो आइंदा रसवंती, आर्मर और जो को हासिल करने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमारी टेलीपैथी जानने वाले मिस्टर डैगर एंड डैगर को मैदान अमल में लाना होगा। सुपर मास्टर ने टेलीपैथी जानने वाले का कुछ अजीब सा नाम लिया था। मिस्टर डैगर एंड डैगर किसी कंपनी या लिमिटेड फर्म का नाम लगता था, जैसे जीन एंड जीन कंपनी या वॉल्टर एंड वॉल्टर बैंक लिमिटेड। लेकिन डैगर एंड डैगर के साथ मिस्टर कहा गया था, जैसे ये किसी एक शख्स का नाम हो। 2 में से एक बात होगी। एक शख्स के 2 नाम होंगे या 2 अशखास का वो मुश्तरका नाम होगा। हकीकत यह है कि सुपर मास्टर ने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए एक तजुर्बा किया था। 2 ऐसे फौजी जवानों का इंतखाब किया था जो हरफन मौला थे, जिस्मानी तौर पर शाजोर भी थे और जहानत के हवाले से भी बेहद मक्कार थे। पहले उनमें से हर एक को तनवीम अमल के जरिए 6 मुख्तलिफ जुबानें जहन नशीन कराई गईं। चूंकि तनवीम अमल का असर देर पा नहीं होता, इसलिए उन्हें ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा गया। एक की 6 जुबानों को दूसरे के दिमाग में और दूसरे की 6 जुबानों को पहले के दिमाग में नक्श कराया गया। इस तरह वो 12 मुख्तलिफ जुबानें सीख गए। इस तरह हर एक के मिजाज को और फितरी आदतों को एक दूसरे में मुंतकिल किया गया था। उनके हवासे खमसा को इस कदर जूद हिस्स बनाया गया था कि वो एक सुई के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुन सकते थे, अंधेरे में उल्लू की तरह देख लेते थे, फिजा में मुंह उठाकर सूंघते थे और बता देते थे कि शिकार किस सिमत में है और जगह बदल बदल कर कहाँ जा रहे। जुबान से चख कर जरा रसान चीज़ों को पहचान लेते और हाथ से छूकर किसी भी चीज़ का दर्जा हरारत मालूम कर लेते। वो दोनों कई बार ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरने के बाद अजूबा बन गए थे। एक की ख्वाहिश दूसरे की ख्वाहिश होती। एक को किसी चीज़ से तकलीफ पहुंचती थी तो दूसरे को भी वही चीज़ तकलीफ पहुंचाती थी। ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो कुदरती तौर पर जुड़वां पैदा होते हैं। इंसान की बनाई हुई ट्रांसफॉर्मर मशीन ने इन दोनों को नए सिरे से जुड़वां पैदा किया था, इसीलिए दोनों का नाम भी एक ही था। पहले का नाम भी डैगर, दूसरे का नाम भी डैगर। इस तरह वो मिस्टर डैगर एंड डैगर कहलाने लगे। उन दोनों के दिमागों में पहले ही फरहाद, सोनिया रसवंती पारस और अली तैमूर, पोम्मी और आमना की आवाज़ और लहजों को नक्श करा दिया गया था। वो आर्मर और जोजो तक भी पहुंच सकते थे। उन्होंने सबसे पहले जोजो तक पहुंचने की कोशिश की। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकना चाहती थी। डैगर एंड डैगर ने फरहाद की आवाज़ और लहजे में कहा, बेटी सांस ना रोकना, मैं तुम्हारा पापा हूँ। वो हैरानी से बोली, पापा आप तो मर चुके हैं। हाँ बेटी, मेरी मौत अचानक हो गई।
मगर दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी प्यारी बेटी से ना मिल सका था, इसलिए वापस आ गया। वो जल्दी जल्दी आंसू पहुंचते हुए बोली, पापा, सब लोग कहते हैं आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे, मगर आप कितने अच्छी हैं, मरते ही मेरे पास आ गई। बेटी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अल्लाह मियाँ वापस बुला रहे हैं, मैं तुम्हें प्यार करके जा रहा हूं। आप फिर आएंगे ना? अगर तुम मेरी आमद के सिलसिले में किसी से जिक्र नहीं करोगी, पारस और आर्मर को भी नहीं बताओगी, तो मैं किसी दिन फिर आऊंगा। मैं वादा करती हूँ किसी को आपकी आमद के बारे में नहीं बताऊंगी, मगर आप भी वादा करें, जब आप आएंगे तो मुझसे बहुत सी बातें करेंगे। डैगर एंड डैगर ने वादा किया, फिर सोच के जरिए से चूमने की आवाज़ निकाली, फिर उसके दिमाग से निकल गई। एक डैगर ने उसके बचकाना मिजाज को समझते हुए ऐसी बातें छेड़ दी थी कि वो फरहाद से राब्ते के कोड वर्ड्स पूछना भूल गई थी। उसकी बातों के दौरान दूसरे डैगर ने दिमाग की तह में पहुंचकर कोड वर्ड्स मालूम कर लिए थे। रसवंती ने चूड़ियां तोड़ डाली थी, सादा सा लिबास पहन लिया था और अपने बेडरूम के दरवाजे खिड़कियों को बंद करके तन्हा फर्श पर बैठ गई थी। तन्हाई में खूब दिल खोलकर रोना चाहती थी। ये सोचकर ही आंसू निकल आते थे कि पहाड़ जैसा जीवन साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी ख्याल नहीं आता था कि उसे भी मौत आ सकती है। आह, मगर आ गई। उसने अचानक सांस रोक ली। पराई सोच की लहरें महसूस हुई थीं। फिर वो सांस लेते हुए गुस्से से बोली, कौन है? चले जाओ, मुझे तन्हा रहने दो। पास्कल ने कहा, मैं फरहाद को वापस नहीं ला सकता, मगर तुम्हारे गम में शरीक तो हो सकता हूं। मैं किसी को शरीक करना नहीं चाहती, चले जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त और हमदर्द हूं, खतरात से आगाह करने आया हूं। मेरी दुनिया लुट चुकी है, अब खतरात मुझे क्या डराएंगे? खतरात तो अब शुरू हुए हैं, तुम्हारे लिए और तुमसे ज्यादा अली तैमूर के लिए। माँ का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अब वल्दियत का मसला उठेगा। फरहाद ने अपनी जिंदगी में किसी बेटे को वाज़ेह तौर पर बाप का नाम नहीं दिया। इसका फैसला अब तुम कर सकती हो, लेकिन तुमसे ज्यादा सोनिया की बात मानी जाती है। वह जल्द ही पारस को फरहाद का बेटा मनवा कर रहेगी। ऐसा नहीं होगा। मैं माँ हूं, दुनिया वाले मेरी बात मानेंगे। दुनिया वाले नादान नहीं है, ये सब जानते हैं कि बेटा पैदा होने के बाद कई बार तुमसे बिछड़ चुका है। जब भी कोई बच्चा तुम्हारी गोद में लाकर दिया गया, तुमने उसे अपना बेटा तस्लीम कर लिया। इन वाकयात की रोशनी में तुम्हारी बात तस्लीम नहीं की जाएगी। वो परेशान होकर बोली, किसी के तस्लीम ना करने से क्या होता है? अली तैमूर मेरा बेटा है। सोनिया ये मसला उठाने वाली है। यकीनन उसके पास कोई सबूत होगा, या वो अपनी फितरत के मुताबिक मक्कारी से पारस को फरहाद का बेटा साबित करेगी। क्या तुम सोच सकती हो कि पारस अभी कहाँ होगा? वो बाप की मौत पर यहाँ क्यों नहीं आया? मैं सदमात से चूर हो गई हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पारस बाप की मौत की खबर सुनकर भी नहीं आया है। लेकिन ये बात तो उसके खिलाफ जाती है। जब अपना खून ही नहीं है तो फरहाद की मौत से क्या खाक असर लेगा? हो सकता है ये सोनिया और पारस की मिली भगत हो, वो कोई जबरदस्त चाल चल रहे हो। पारस यहां से दूर रहकर क्या चाल चल सकता है? बाज चालें वक्त गुजरने के बाद समझ में आती हैं। बाबा साहब के दायरे में हर तरफ बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, जिनके जरिए कारकुनों को हदायत दी जा रही थी। कल सुबह फरहाद की तदफीन के वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अहम अफराद आने वाले थे। उन्हें इदारे के एक खास हिस्से तक महदूद रखने के सिलसिले में रिहर्सल की जा रही थी। ऐसे ही वक्त स्पीकर से कहा गया, मादाम सोनिया मुतवज्जा हूं, पारस बाबा आए हैं, लेकिन वो इदारे के अंदर नहीं आना चाहते। वो तशवीशनाक हालत में है। आप फौरन मेन गेट पर आ जाएं। स्पीकर से उभरने वाली ये आवाज़ रसवंती तक पहुंच रही थी। पास्कल ने कहा, शैतान का जिक्र करते ही वो पहुंच गया। तुम्हें देखना चाहिए, क्या वाकई वो तशवीशनाक हालत में है? रसवंती ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पारस के दिमाग में पहुंच गई। वो नशे में था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी। उसने अपनी कार मेन गेट के सामने रोक दी थी और कार की छत पर बैठा हुआ कह रहा था, मुझे मालूम है मेरे पापा मर चुके हैं। अब वो कभी ये बताने के लिए वापस नहीं आएंगे कि मैं उनका असली बेटा हूं। मगर इससे क्या होता है? मैं असली हूं, असली ही रहूंगा। इदारे के एक बुजुर्ग ने गेट पर आकर कहा, पारस, तुमने बाप के वफात पाते ही शराब की बोतल पकड़ ली। ये कितने अफसोस की बात है। इस इदारे में शराबियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। वापस जाओ और सुबह को पाक साफ होकर यहाँ आओ। वो बोतल को मुंह लगाकर 2 घूंट पीने के बाद बोला, यहाँ नहीं आऊँगा और उस वक्त तक पापा की आखिरी रसूमात अदा करने नहीं दूंगा, जब तक शेख साहब कल आने वाले तमाम ममालिक के नुमाइंदों के सामने मुझे फरहाद अली तैमूर का अपना बेटा तस्लीम नहीं करेंगे। रसवंती ने कहा, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं पैदा करने वाली माँ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अली तैमूर को मैंने जन्म दिया है। तुम अपनी औकात में रहो। वो बोतल वाला हाथ उठाकर बोला, सुनो लोगो, सुनो। मेरी माँ मेरे अंदर बोल रही है कि उसने मुझे जन्म नहीं दिया है। इदारे के अफराद गेट पर जमा हो रहे थे। रसवंती ने पहरेदार की जुबान से कहा, मैं इसकी जुबान से कह रही हूँ, मैं रसवंती हूँ और आज ऐलान करती हूँ कि मैंने अली तैमूर को जन्म दिया है। पारस से मेरा दूर का भी रिश्ता नहीं है। सोनिया वहां पहुंच गई। उसने पहरेदार को देखते हुए कहा, रसवंती, हालात को समझा करो, वो नशे में है
और तुम हो कि एक बच्चे के साथ नन्ही बच्ची बनकर झगड़ा बढ़ा रही हो। सोनिया, मुझे नादान ना समझो। यह लड़का जहरीला इस पर शराब असर नहीं करती। ये खुद को ख्वामखा नशे में जाहिर कर रहा है और इस बहाने खुद को फरहाद का बेटा मनवाना चाहता है। सोनिया ने कहा, तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि अब जहरीला नहीं रहा, इसका मुकम्मल इलाज हो चुका है, इसलिए शराब इस पर असर करती है। तुम माँ हो, इसे प्यार दो, यह शराब छोड़ देगा। मैं इसकी माँ नहीं हूं। पारस ने हाथ नीचा कर कहा, मैं कब कहता हूं तुम मेरी माँ हो? सौतेली माँ कभी अपनी माँ नहीं होती। मेरी सगी माँ तो ये है, मेरी मम्मा। क्यों मम्मा, खामोश क्यों है? कल सुबह दुनिया के कितने ही ममालिक के अहम अफराद, प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स आएंगे। आप सबके सामने ऐलान करेंगी कि मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा हूं और आपने मुझे जन्म दिया है। क्या? सभी चौंक कर सोनिया को देखने लगे। रसवंती भी चौंक कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई और बुड़बुड़ा रही थी, ये मैं क्या सुन रही हूं? क्या सोनिया ने फरहाद के बेटे को जन्म दिया है? क्या पारस की पैदाइश इतनी राजदारी से हुई कि मुझे आज तक मालूम ना हो सका? पास्कल ने कहा, तुम इसी तरह सोचती रहोगी, जरा उधर जाकर देखो क्या हो रहा है। वह फिर पारस के दिमाग में पहुंच गई। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आ रही थी और कह रही थी, कार से नीचे उतरो। फिर उसने खुद ही करीब आकर सहारा देकर नीचे उतारा। उसके हाथ से बोतल लेकर एक तरफ फेंक दी। फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़ी ममता से कहा, मेरा बेटा आज बाप से महरूम हो गया है, मगर माँ की ममता से कभी महरूम नहीं रहेगा। ये कहते ही वो उसके चेहरे को जगह जगह से चूमने लगी। उसकी एक एक अदा से ममता फूट रही थी। फिर उसने सीने से लगाकर कहा, बेटे तुम नशे में हो, तुम्हें इदारे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अभी तुम जाओ, सुबह नहा धोकर साफ सुथरे होकर यहां आना। लेकिन तुम इस हालत में कैसे ड्राइव करोगे? दुश्मन ऐसी हालत में फायदा उठा सकती हैं, खुदा न खास्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगी। उसने पारस को अगली सीट पर बिठाया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगी। रसवंती के दिमाग में आंधी हंसी चल रही थी। वो अपनी जगह बैठी ना रह सकी। वो फौरन उठकर रिहाइशगाह से बाहर आई, फिर तेजी से चलती हुई जनाब शेख साहब के हुजरे के सामने पहुंच गई। दरवाजे पर चंद मुरीद बैठे हुए थे। उसने अपनी आमद की इतला पहुंचाई। एक मुरीद ने हुजरे से निकल कर कहा, हजूर फरमाते हैं आप शैतान के साथ आई हैं और शैतान को हुजरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रसवंती ने सोच के जरिए कहा, मुझे ख्याल ही न रहा कि तुम अभी तक मौजूद हो, जाओ यहां से। वो दिमाग से चला गया। रसवंती ने फिर इतला भेजी। इस बार जवाब आया, तुमने शैतान को भगाया है, शैतानी ख्यालात को नहीं भगाया। मेरे सामने हर इंसान के लिए नेकी और मोहब्बत लेकर आओ। वो सोचने लगी, मेरे अंदर सभी के लिए नेकी और मोहब्बत है, फिर शेख साहब मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर से आवाज आई, पारस के लिए ना नेकी है ना मोहब्बत। वह झुंझलाकर सोचने लगी, उसके लिए कभी दिल में मोहब्बत नहीं होगी। मेरे साथ जबरदस्त धोखा हुआ है। फरहाद ने आखिरी सांस तक धोखा दिया और सोनिया पारसा बनकर मुझे मुतासिर करती रही। चुपचाप फरहाद के एक बेटे को जन्म देकर उसे मेरा बेटा कहती रही और दुनिया वालों के सामने फरहाद के दोनों बेटों को मुअम्मा बनाती रही। वाकई मक्कारी में इसका जवाब नहीं है। ये आस्तीन का सांप बनकर मुझे डसती रही है। वो बड़ी देर तक सोचती रही। हुजरे का दरवाज़ा बंद रहा। ख्याल पैदा होता रहा, जनाब शेख साहब हकीकत जानते हैं लेकिन जुबान से कहना नहीं चाहते, इसलिए दरवाज़ा बंद रखा है। अगर मैं सबके लिए नेकी और मोहब्बत लेकर हुजरे में जाऊंगी तो सोनिया और पारस के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकूंगी। इसीलिए जनाब शेख साहब ने मुझे नेकी और मोहब्बत की शर्त में जकड़ दिया है। वो दरवाजे से वापस चली आई। अपनी रहायशगाह के दरवाजे पर पहुंचने तक पास्कल फिर आ गया। कहने लगा, इस वक्त तुम बेयारो मददगार हो। इस इदारे के हाथे में जब तक रहोगी तुम्हें अपनी कम मायगी का एहसास होता रहेगा। मैं ना कहूं तब भी तुम्हें यह हमाकत समझ में आएगी कि तुमने एक मुसलमान से शादी करके और इस्लाम कबूल करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो बोली, हाँ मैं समझ रही हूं। फरहाद अपनी जिंदगी में धोखा देता रहा। उसके मरते ही सोनिया और पारस अपनी असलियत दिखा रहे हैं और यहाँ के इतने बड़े आलिम हुजरे में मुंह छुपा रहे हैं। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगी। अभी अपने बेटे को यहाँ से चलने पर मजबूर करूंगी। ऐसी गलती ना करना। अली तैमूर सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, एक मुसलमान का भी बेटा है, बाप से बेहद मुतासिर है। वो इस इदारे से जाने पर राजी नहीं होगा। तुम तो बहुत ज़हीन हो, इस नुक्ते को समझो। अगर यहां से तनहा जाकर बेटे से कहोगी कि तुम दुश्मनों के फरेब में आ गई हो तो वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। फिर इन तमाम दुश्मनों से दूर तुम उसे तन्हाई में सुकून से अच्छी बुरी बातों की तमीज़ करा सकोगी। वो सोच में पड़ गई। पास्कल ने कहा, तुम्हारी जहानत को क्या हुआ है? अली तैमूर अपने बाप की तदफीन से पहले ना खुद यहां से जाएगा ना तुम्हें जाने देगा। फिर तुम यहां रहकर अंगारों पर लौटती रहोगी। वो अपने कमरे में आई। फोन का रिसीवर उठाकर मुंतज़िम आला से कहा, मैं यहाँ घुटन महसूस कर रही हूँ, हवाखोरी के लिए जाना चाहती हूँ, कार भेज दीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, कार अभी भेजी जा रही है। उसने रिसीवर रख दिया। पास्कल ने कहा, तुम इदारे से निकलकर पेरिस जाने वाली शाहराह पर जाओ।
कम से कम 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद तुम्हें मेरे आदमी मिलेंगे, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ हम दोनों मिलकर अली तैमूर को, फरहाद की जायज़ और पारस को नाजायज़ औलाद साबित कर देंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें वक्तन फवक्तन गाइड करता रहूंगा। वह चला गया। रसवंती की रिहाइशगाह के सामने कार आ गई। वो कमरे से निकलना ही चाहती थी कि एकदम से ठिठक गई। उसे फरहाद की आवाज़ सुनाई दी थी। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी, लेकिन वह फरहाद के कोड वर्ड्स अदा करते हुए कह रहा था, फरहाद टू किस योर माइंड, मेरी जान रसवंती, काश मैं मर जाता या ख्याल ख्वानी के काबिल ना रहता। तुम्हारी ये दुश्मन सोच ना पड़ सकता तो कितना अच्छा होता। मेरी मौत का यकीन होते ही तुम फिर दुश्मनों के फ्रेम में आ रही हो। वो परेशान होकर बोली, ये क्या चक्कर है, तुम जिंदा कैसे हो, इस वक्त कहाँ हो? मैं जहां भी हूं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो मेरे दुश्मन का साथ देने जा रही हो। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तुमने सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया है। तुम बेवकूफ़ हो। मैं बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में हूं। मैंने तुम्हारे अंदर रहकर पारस को शराब पीते देखा है। वो तुम्हारी ममता से महरूम होकर जोश और जज्बे में कह रहा था कि तुम सौतेली हो और सोनिया ने उसे जन्म दिया है, तो तुमने इसे सच मान लिया। तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ औरत मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, जाती हो तो जाओ, लेकिन खबरदार मेरे दुश्मनों को कभी ना बताना कि मैं जिंदा हूं। अगर बताओगी तो मैं ऐलान करूंगा कि सिर्फ पारस मेरा बेटा है और अली तैमूर नाजायज है। नहीं, वो घबरा कर बोली, खबरदार मेरे बेटे को नाजायज कहकर मेरी पारसाई और वफादारी को गाली ना देना। अगर ये गलत है कि सोनिया ने पारस को जन्म नहीं दिया है, तो मैं दुश्मनों को दुश्मन ही समझूंगी और ये इदारा छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाहर गाड़ी आ गई है, उसमें बैठकर निकलो और मेरे पास आओ। तुम कहाँ हो? इदारे के मेन गेट से निकलकर बाएं जाने वाले रास्ते पर जाना और उस शैतान ख्याल ख्वानी करने वाले को दिमाग में ना आने देना। मैं जब भी आऊँगा कोड वर्ड्स अदा करूँगा। मगर तुम कहाँ हो? मुझे बड़ी राजदारी से एक खुफिया पनाहगाह में पहुंचाया गया है। इसका इल्म सोनिया को भी नहीं है। अभी जनाब शेख साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए हुजरे का दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि तुम शैतान के फरेब में आ रही थी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बड़ी राजदारी से अपने पास बुला लूँ। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। फिर उसे ड्राइव करती हुई बाबा साहब के इदारे से बाहर जाने लगी। फरहाद की आवाज़ आई, तुम इत्मीनान से ड्राइव करती रहो, फ्रांसीसी हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। मैं अभी फिर आऊँगा। दिमाग में किसी और को ना आने देना। उसके दिमाग में एक डैगर खामोश रहा ताकि रसवंती समझे कि वो चला गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। वो पास्कल को फिर आने का मौका नहीं देना चाहता था। दूसरा डैगर एक हेलीकॉप्टर अगवा करके ला रहा था। रसवंती उसके बताए हुए रास्ते पर जा रही थी। कोई 50 मिनट के बाद एक हेलीकॉप्टर दूर से आता हुआ दिखाई दिया। डैगर ने कहा, वो हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए है। गाड़ी को दाएं तरफ कच्चे रास्ते पर उतार लो। आगे एक मैदान है, हेलीकॉप्टर वहीं तुम्हारे लिए उतारा जा रहा है। उसने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार लिया। उसी वक्त पास्कल ने आकर कहा, मैं आ गया हूं। फिर वह चौंक कर बोला, अरे तुम ये कच्चे रास्ते पर कहाँ जा रही हो? वो हैरानी से बोला, क्या कह रही हो? वो बोली, मैं अपने फरहाद के पास जा रही हूँ। वो हैरानी से बोला, क्या कह रही हो? क्या ये कहना चाहती हो कि वो जिंदा है? हाँ, मेरा सुहाग सलामत है, तुम यहां से जाओ। रसवंती, तुम धोखा खा रही हो, डैगर ने फरहाद के लहजे में कहा। यू नॉनसेंस। मेरी बीवी को सब इज्जत से मादाम कहते हैं। तुम मेरी मौत की खबर सुनते ही इसे एक आम औरत की तरह नाम लेकर मुखातिब कर रहे हो। यह अभी सांस रोककर तुम्हें भगा सकती है, लेकिन मुझसे बातें कर रही है। सांस रोकेगी तो मैं भी दिमाग से निकल जाऊंगा। तुम यहां से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम धोखा खा रही हो। फरहाद मर चुका है। मैं उसकी आखिरी सांस तक दिमाग में था। मैंने उसे दम तोड़ते देखा है। रसवंती ने कहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। तुम मुझे नाम से मुखातिब कर रहे थे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? मैं अपने शौहर को अपनी उम्र भी दे दूंगी, मगर तुम उसे मुर्दा और मुझे बेयारो मददगार समझकर आम औरतों की सतह पर ले आए थे। चले जाओ यहां से। वो मैदान में पहुंचकर कार से उतर गई। हेलीकॉप्टर का पंखा तेजी से गर्दिश कर रहा था। वो तेज तेज कदम उठाती हुई उधर जाने लगी। 2 मुसल्लह शख्स नजर आ रहे थे। पास्कल ने परेशान होकर कहा, ओ गॉड, तुम हेलीकॉप्टर में कहाँ जा रही हो? रसवंती, मेरा मतलब है मादाम, आप अकल से काम लें। अब भी वक्त है। मैं आपको दुश्मनों से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज आप सांस रोककर फौरन कार में वापस जाएं। मुसल्लह अफराद से दूर जाने की कोशिश करें। लेकिन वो उन अफराद के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने उसे हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए सहारा दिया। पायलट के पीछे 2 सीटें खाली थीं। आखिरी सीटों पर 2 और मुसल्लह अफराद बैठे हुए थे। वो रसवंती के एहतराम में उठकर खड़े हो गए। नीचे खड़े हुए अफराद भी आ गए। दरवाज़ा बंद हो गया। हेलीकॉप्टर जमीन छोड़कर बुलंदी पर जाने लगा। उसी वक्त एक ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली। दूसरे ने उसके बाजुओं को जकड़ लिया। पास्कल ने कहा, देखो देखो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अगर तुम्हारे दिमाग में आने वाला फरहाद होता तो क्या तुमसे ऐसा सलूक किया जाता? वो कोई जवाब न दे सकी। उसके बाजू में एक सुई चुभी थी। इसके बाद उसे होश नहीं रहा। पास्कल उसके बेहोश दिमाग से निकल आया।
मास्कमैन से बोला, सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला हमसे बाजी ले गया है। वो रसवंती को एक हेलीकॉप्टर में ले जा रहा है। मैं फ्रांस के एयरपोर्ट टावर और बैनुल अक़वामी परवाज की तंजीम से राब्ता कायम करके। मास्कमैन ने कहा, सुपर मास्टर के भी बड़े वसीज रहे हैं, अब हम तुम उसे रोक नहीं सकेंगे। तुम वक्त ज़ाया ना करो, आर्मर या जोजो को अगवा करने की कोशिश करो। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, एक बार आर्मर को अगवा किया गया था, वो कुछ मोहतात हो गया होगा, उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। क्यों ना जोजो के लिए कोशिश की जाए। इससे पहले कि रसवंती के अगवा होने की इत्तला सोनिया और उसके बेटों तक पहुंचे, जोजो को वहां से निकाल लाना चाहिए। वो जोजो के दिमाग में आए, वो बोली, ओ पापा आप फिर आ गए। पास्कल पहले तो जरा उलझा, फिर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बोला, हाँ तो मुझे बहुत याद आ रही थी। हाय जन्नत कैसी खूबसूरत जगह है। मैंने सोचा अगर मैं अपनी बेटी को वहां की सैर कराऊंगा तो खुश हो जाएगी। वो खुश होकर बोली, सच पापा, मैं जन्नत की सैर कर सकती हूँ। बेशक, मैंने इजाजत हासिल कर ली है। तुम यहां से 2-4 घंटों के लिए जाओगी, फिर सुबह से पहले यहां इदारे में पहुंच जाओगी। लेकिन पापा, रात को जन्नत अच्छी तरह दिखाई नहीं देगी। पगली गई की, जन्नत में कभी रात नहीं होती। तुम यहां से निकलो तो सही। ये तो मुश्किल है, मुझे तो रात के वक्त तन्हा जाने की इजाजत नहीं। अभी रात को कैसे आपके पास आ सकती हूँ? आप कहाँ हैं? मैं जन्नत में हूँ। जब तुम इदारे से बाहर आओगी तो कुछ फासला तय करने के बाद फरिश्ते मिलेंगे, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। हाय अल्लाह, मैंने फरिश्तों को कभी देखा नहीं। उन्हें जरूर देखूंगी, मुझे बताइए मैं कैसे आऊं? पारस के साथ आ सकती हो, मगर अभी मेरे बारे में उसे कुछ ना बताना। बाहर फरिश्ते मिलेंगे तो तुम उन फरिश्तों से उसका तारुफ कराओगी और बताओगी कि जन्नत में मुझसे मिलने के लिए जा रही हो, तो वो हैरान रह जाएगा। वो खुशी से ताली बजाकर बोली, पारस को सरप्राइज देने में बड़ा मजा आएगा। वो इदारे में डमी पारस के साथ रहती थी और इसे ही अपना असली पारस समझती आ रही थी। वो उसके पास आकर बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, चलो बाहर घूमने चलेंगे। डमी ने कहा, रात के 11 बज रहे हैं, हम इदारे के अंदर चहलकदमी कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पापा का इंतकाल हो गया है, कल उनकी तदफीन होगी, ऐसे में क्या सैर व तफरी अच्छी लगती है? वो पास्कल की हदायत के मुताबिक बोली, यहाँ का माहौल मातमी हो गया है, मेरा दम घुट रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर हो आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मेरा दिल बहलाना नहीं चाहते? उसने रिसीवर उठाकर मुंतज़िम आला से रब्ता किया, फिर कहा, जनाब जो बहुत परेशान है, पापा की मौत से शौक पहुंचा है, मैं इसका दिल बहलाने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। जवाब मिला, रिसीवर जोजो को दो। उसने रिसीवर उसे दिया। वो बोली, हाँ मैं जोजो बोल रही हूँ, मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिए। बेटी, हमारे इदारे में तफरीही मौकामात हैं, दिल बहलाने का सामान भी है, रात को बाहर जाना मुनासिब नहीं है। मैं जाऊंगी, नहीं तो अभी रोना शुरू कर दूंगी। शेख साहब से शिकायत करूंगी, तुम लोग मुझे कार में बैठकर घूमने फिरने नहीं देते। शेख साहब के पास ना जाना, वो इबादत में मसरूफ हैं। मैं तुम्हारे और पारस के लिए गेट पास हासिल करके अभी गाड़ी भेज रहा हूँ, मगर तुम्हारे साथ 2 मुसल्ला गार्ड्स होंगे। जोजो ने रिसीवर रख दिया। पास्कल ने कहा, मैं अभी जाकर फरिश्तों को भेज रहा हूँ, तुम पेरिस जाने वाली शाहराह पर गाड़ी ले जाना, पारस को मेरे बारे में अभी कुछ ना बताना। वो थोड़ी देर के लिए दिमाग से चला गया। 15 मिनट के अंदर ही गाड़ी आ गई। डमी, पारस और जोजो अगली सीट पर आए। पिछली सीट पर मुसल्ला गार्ड्स बैठ गए। डमी ड्राइव करता हुआ इदारे के हाथे से बाहर आ गया। जोजो की मर्जी के मुताबिक पेरिस जाने वाली शाहराह पर चलने लगा। कार की रफ्तार सुस्त थी, वो इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। जोजो ने कहा, जरा तेज चलाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। डमी ने हैरानी से पूछा, किस बात की देर होगी? वो हंसते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी। कैसा सरप्राइज? यही के, वो कहते कहते रुक गई। उस वक्त पास्कल पहुंच गया था। उसने जुबान बंद कर दी थी। डमी ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो गई? वो बोली, गाड़ी तेज चलाओ, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। उसने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जोजो प्लीज, तुम्हारे दिमाग में कोई खास बात है तो मुझसे ना छुपाओ। तुम मुझे किसी बात से हैरान करना चाहती हो तो वो बात बताओ, मैं अभी हैरान रह जाऊंगा। तुम बताकर तो देखो, प्लीज बताओ। वो कशमकश में थी। पास्कल उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी पुलिस चौकी तक पहुंच गई। एक अफसर ने गाड़ी रोकने को कहा। डमी ने गाड़ी रोककर बाबा साहब के इदारे का शनाख्ती कार्ड दिखाया। उस अफसर के साथ सिर्फ एक सिपाही था। उसने कहा, हमें ऊपर से हुक्म मिला है कि किसी गाड़ी को पूरी तरह चेक किए बगैर जाने की इजाजत ना दी जाए, आप लोग बाहर आ जाएं। वो एक एक करके बाहर आए। अचानक ही अफसर और सिपाही ने फायरिंग शुरू कर दी। जोजो के साथ आने वाली इस नागहानी उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थे। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पुलिस वाले जान के दुश्मन हो जाएंगे। उन्हें फिर सोचने समझने की मोहलत ही ना मिली। वो एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। मरने वालों में पारस की डमी भी थी। जोजो सहमी हुई चीख रही थी, पापा जल्दी आइए, अपने फरिश्तों को भेजिए, नहीं तो ये दुश्मन मुझे मार डालेंगे। पुलिस अफसर ने कहा, घबराओ मत, मैं इस अफसर की जुबान से तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। जरा नजरें घुमाकर देखो, फरिश्ते आ गए हैं। जोजो ने घूमकर देखा। पुलिस चौकी की छोटी सी 4 दीवारी के अंदर से मुसल्ला अफराद बाहर आ रहे थे। अफसर ने कहा, हमने यहाँ के तमाम सिपाहियों को खत्म कर दिया है, तुम्हें साथ ले जाने के लिए यह जरूरी था।
वो गुस्से से आगे बढ़कर अपने नाजुक हाथों से उसे मारते हुए बोली, तुमने मेरे पारस को मार दिया है, इसे भी जिंदा करो, इसे भी जन्नत में ले चलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मरने वाले खुद ही जन्नत या दोजख में जाते हैं, चूंकि तुम जिंदा हो इसलिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा। 2 आदमियों ने जोजो को जकड़ लिया। फिर उसके साथ भी वही हुआ जो रसवंती के साथ हो चुका था। एक इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद बाबा साहब के इदारे में इत्तला पहुंची कि करीबी पुलिस चौकी में पारस की लाश पड़ी है। इसके अलावा इदारे के 2 गार्ड्स और चौकी के कई सिपाही अपने अफसर के साथ मारे गए हैं। यह खबर सुनते ही सोनिया का दिल डूबने लगा। पारस को अगरचे नशा नहीं होता, ताहम उसने शराब पी थी, इसलिए सोनिया ने उसे कहा था कि वो दूसरी सुबह पाक साफ होकर इदारे में आए। चूंकि वो तन्हा गया था, इसलिए मौत की खबर सुनकर सोनिया का ध्यान उसी की तरफ गया था। वो अली तैमूर के साथ तेजी से ड्राइव करती हुई चौकी तक आई। उसके पीछे इदारे के कुछ और जिम्मेदार अफराद आए थे। चौकी में पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की भीड़ लगी हुई थी। सोनिया और अली तैमूर ने सबसे पहले डमी की लाश देखी, फिर समझ गई कि वो पारस नहीं है। पारस और डमी के दरमियान जो फर्क था उसे सिर्फ खास लोग ही समझते थे। इदारे के एक शख्स ने बताया कि जोजो भी डमी के साथ निकली थी। इदारे में मुंतज़िम आला ने तस्दीक की, जिससे साबित हुआ कि जोजो को अगवा किया गया है। फिर रसवंती के मुतल्लिक भी तशवीश हुई। आर्मर ने रसवंती और जोजो के दिमाग तक पहुंचने की नाकाम कोशिशें की। फिर कहा, वो दोनों बेहोश हैं, अभी कुछ मालूम नहीं होगा कि उन्हें कौन ले गया है और कहाँ ले गया है। दूसरे दिन इदारे में एक तो फरहाद अली तैमूर की मौत के बायस मातमी सकूत तारी था, दूसरे रसवंती और जोजो की गुमशुदगी ने सबको परेशान कर रखा था। पारस इदारे में वापस आ गया था। उसने कहा, पापा के वफात पाते ही दुश्मनों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं और कामयाबी भी उनका मुकद्दर बन गई है। मैं हैरान हूं कि मामा और जोजो को बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी गई थी। मुंतज़िम आला ने कहा, मादाम रसवंती अपनी मर्जी की मालिक हैं, हम उन्हें बाहर जाने से रोक नहीं सकते थे और जोजो जिद कर रही थी। जनाब शेख साहब के हुजरे में जाना चाहती थी, जबकि वे इबादत में मसरूफ थे। मैंने मजबूर होकर उसे डमी पारस और मुसल्ला गार्ड्स के साथ जाने दिया। सोनिया ने कहा, जो हो चुका है उस पर बहस करना फजूल है, जो होने वाला है उसे होशियार रहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहने की ज़रूरत है। फरहाद अली तैमूर की तदफीन के वक्त बड़े बड़े ममालिक के कई नुमाइंदे आए थे। वो फरहाद की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। रसवंती और जोजो की तलाश के सिलसिले में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला रहे थे। सुपर मास्टर और मास्कमैन के नुमाइंदों ने तमाम लोगों के सामने सोनिया, पारस और अली तैमूर की मौजूदगी में साफ तौर से कह दिया कि बड़े ममालिक सुकून का सांस ले रहे हैं। फरहाद अपनी टेलीपैथी की दहशत के साथ फना की गोद में चला गया है। उसकी फैमिली का जवाल शुरू हो चुका है और सोनिया एक ऐसा अकेला हाथ है जो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ताली बजाने के लिए दूसरे हाथ से महरूम रहा करेगा। बाबा साहब के हजारों सोगवारों की पुरनाम आंखों के सामने फरहाद अली तैमूर को मिट्टी में सुला दिया गया। इस दुनिया में कोई कितना ही सरकश, शाहजोर या अजीम इंसान हो, उसे एक दिन मिट्टी में मिला दिया जाता है, और ये महज इसलिए कि जिंदा लोग इबरत हासिल करते रहें। मैं जिंदा हूं, आप भी जिंदा हैं, और हम सब उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक कातबे तकदीर को मंजूर रहेगा। मैंने बारहा मौत के चुंगल से निकलकर नई जिंदगी हासिल की और हर बार खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र अदा किया। शुक्र इसलिए भी अदा किया कि नई जिंदगी के साथ नए मुसाइबे मिलते हैं और मुसाइब से गुजरने का हौसला भी वही रब्बे करीम देता है। इस बार मैं अपनों के लिए बोझ बन गया था। मुझे ऑपरेशन थिएटर पहुंचाने के बाद यह मसला पैदा हो गया था कि मुझे ख्यालख्वानी करने वाले दुश्मनों से किस तरह बचाया जाए। मैडोना की तरफ से इत्मीनान हो गया था क्योंकि अली तैमूर ने उसे पहचान लिया था। रसवंती ने उसे दिमागी झटके पहुंचाकर वक्ती तौर पर ख्यालख्वानी के नाकाबिल बना दिया था। दानियाल से तवक्को थी कि वह मैडोना को ठिकाने लगा देगा, लेकिन वह दर पर्दा अपनी टेलीपैथी की कुव्वत में इजाफा करने के लिए हमारे खिलाफ नई चालें चलने लगा था। उधर ऑपरेशन के बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई थी। दुश्मन मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उन दुश्मनों में दानियाल भी शामिल था, लेकिन किसी को पता ही ना चला कि मुझे कब होश आया और कब मुझे कोमा में पहुंचा दिया गया। यहीं से मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ। दोस्त और दुश्मन मुझे कोमा की हालत में देख रहे थे। दरअसल मैं कोमा में नहीं था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं किस आलम में था। मेरे दिमाग में मेरी बंद आंखों के पीछे नूर ही नूर था। इस नूर में किसी का साया नहीं था, कोई सोच की लहर नहीं थी, ना अपनी थी ना पराई। मैं ये समझने के काबिल नहीं था कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं और किस हालत में हूं। मैं ये भी नहीं जानता था कि वक्त थम गया है या बदस्तूर चल रहा है। अगर थम गया है तो मैं मर चुका हूं, और अगर जिंदा हूं तो ना जाने कितने दिन, कितने साल और कितनी सदियां गुजर गईं। मुझे पहली बार उस वक्त जिंदगी का एहसास हुआ जब जनाब शेख अल फारिस की धीमी धीमी सी मगर गूंजती हुई सी आवाज सुनाई दी। वो फरमा रहे थे, ये सारी दुनिया फानी है, फना होती रहती है, फना होती रहेगी। सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात बाकी है और बाकी रहेगी। तुम हर बार फना से बचते आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी रह जाओगे।
तुम इसलिए रह जाते हो कि तबई उम्र तक सांस लेना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की मगर खोल ना सका। मैं मालूम करना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ और जनाब शेख साहब कहाँ हैं। क्या वो मेरे करीब हैं या मेरे अंदर बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे, तुमने जिंदगी में कई मराहिल तय किए, अब आखिरी मरहला तय करने के लिए जिंदा हो। आज से अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक तुम गुमनाम रहोगे। तुम दुनिया वालों के लिए मर चुके हो, अपनी जुबान से अपना नाम और अपनी शख्सियत जाहिर नहीं करोगे। ऐसा करने में एक खास मसलियत है। मैं सुन रहा था और उनकी एक एक बात से मुतासिर हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि क्यों अपने नाम और शख्सियत को गुम कर देना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आदमी जीता और मरता है। इसके बावजूद मैं उनकी बातों को दुरुस्त तस्लीम कर रहा था। उन्होंने फरमाया, सोनिया एक नई बस्ती आबाद कर रही है ताकि दुनिया वालों से दूर रहकर तुम्हारा खानदान सुकून से जिंदगी गुजारे। लेकिन वो बस्ती भी तो दुनिया में ही होगी और दुनिया में सुकून मुहाल है। ये सुकून सिर्फ हमें हासिल होता है। उन्होंने एक जरा तवक्कुफ से कहा, हम महल में नहीं हुजरे में रहते हैं, दुनिया में नहीं दीन के माहौल में सांस लेते हैं। हम सादा खाते हैं और सस्ता पहनते हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, अल्लाह से मांगती हैं और बंदों को देती हैं। अब जरा गौर करो, मैं भी इसी दुनिया में आबाद हूं, फिर मेरा कोई दुश्मन क्यों नहीं है? मैंने अक्सर इबादत के तसलसल से निकलकर तुम लोगों को माकूल मशवरे दिए हैं और कुदरत का मंशा समझते हुए तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मदद की है। इस तरह तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हो गए होंगे। इसके बावजूद वो दुश्मन मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पाते? यही गौर करने का मुकाम है। वो जरा चुप रहे, जैसे मुझे गौर करने का मौका दे रहे हों। फिर उन्होंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, हम ज्यादा से ज्यादा इबादत में वक्त गुजारते हैं और बंदों से बहुत कम बोलते हैं। जरूरत के मुताबिक कम बोलने से बातों में वजन होता है, वो बातें असर करती हैं, फसाद नहीं फैलाती। हम भूख के मुताबिक कम खाते हैं और जरूरत के मुताबिक सस्ता और सादा पहनते हैं। इसलिए किसी को अंदेशा नहीं होता कि हम ज्यादा के लालच में उससे कुछ छीनने आएंगे। दुश्मनों को यह यकीन नहीं होता कि इबादत में मसरूफ रहने वाला शेख अल फारस बड़ी खामोशी से फरहाद और उसकी फैमिली की गाहे बगाहे मदद करता है। यकीन इसलिए नहीं होता कि मौजूदा साइंसी दौर में रूहानियत पर से एतमाद उठ गया है। लोग इस बात को मजाक समझते हैं कि कोई रूहानी अमल भी होता है। दुनिया वालों के लिए तुम्हारी ये नई दुनिया भी एक मजाक होगी। हमारी दुनिया में किसी को कौमा में पहुंचाकर उसके दिमाग और जिस्म को बेहिस बनाया जाता है। मैंने रूहानी अमल के जरिए दुश्मनों को तुम्हारे दिमाग में आने नहीं दिया और तुम्हारी जगह अपने इदारे के करीबुल मर्ग मरीज को डमी फरहाद बनाकर उसे कौमा में रखा। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उसे फरहाद समझते रहे। उस करीबुल मर्ग डमी का दिमाग बहुत ही कमजोर था। ख्याल ख्वानी करने वाले उसके दिमाग की तह तक खुफिया ख्यालात के खानों में पहुंचते थे और ये समझ नहीं पाते थे कि वहां रूहानी अमल जारी है। इसे जारी रखने के लिए मैं अपने हुजरे में बंद रहता हूँ। रसवंती भी मेरे हुजरे के दरवाजे तक आकर वापस चली गई थी। मेरे मुरीद जानते थे कि मैं रूहानी अमल में मसरूफ हूँ, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस अमल का ताल्लुक तुमसे है। आज से तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम जिंदा हो मगर नहीं हो। तुम फरहाद अली तैमूर हो मगर नहीं हो। यहां तुम्हारे जितने लहू के और जुबान के रिश्ते हैं वो तुम्हें देखेंगे मगर पहचान नहीं पाएंगे। तुम उन्हें मुखातिब करोगे, उनसे गुफ्तगू करोगे, मगर अपनी शनाख्त नहीं पेश करोगे। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होने वाला है। वो सब कुछ होने वाला है जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी दास्ताने हयात एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ गई है। अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। दुनिया इसी को कहती है। यहां वो हो जाता है जो पहले कभी नहीं होता। अपनी आंखें बंद रखो, जब खोलोगे तो उसी पुरानी दुनिया में पहुंचोगे। वो सरासर नई और अनोखी दुनिया होगी। जनाब शेख अल फारस खामोश हो गए। मैंने सोचा कि शायद वो फिर बोलेंगे, लेकिन वो मेरे अंदर से चले गए थे या मेरे सामने से जा चुके थे। मैं अपनी मर्जी से आंखें खोलकर नहीं देख सकता था। पता नहीं आंख कब खुलेगी। जब भी खुलेगी मैं अपनों को और गैरों को, दोस्तों को और दुश्मनों को नए मजाज, नई दोस्ती और नई दुश्मनी के रंग में रंगा हुआ देखूंगा। मास्कमैन और पास्कल एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने कुछ फासले पर बैठे हुए थे। उन्हें स्क्रीन पर जो नजर आ रही थी वो आंखें बंद किए एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बिस्तर के सरहाने और बाएं जानिब तरह तरह की मशीनें और आलात दिखाई दे रहे थे। एक डॉक्टर मशीन के पास मसरूफ था। दूसरा डॉक्टर जो का मुआयना कर रहा था। नर्सें और असिस्टेंट उनके अहकामात की तामील कर रहे थे। मास्कमैन ने उनकी मसरूफियात से नजरें हटाकर पास बैठे हुए पास्कल को देखा, फिर कहा, तुमने रसवंती को अगवा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी, लेकिन सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला बाजी ले गया। वो सोचने के अंदाज में चुप हुआ, फिर बोला, फरहाद की मौत के बाद टेलीपैथी के एतबार से रसवंती और जहनी सलाहियतों के एतबार से सोनिया बहुत अहम है। रसवंती को दुश्मन की लॉबी में नहीं पहुंचना चाहिए था। पास्कल ने कहा, मैं सोनिया को ट्रैप करके उसकी तलाफी कर सकता हूं। हरगिज नहीं, सोनिया के करीब से भी ना गुजरना। वो एक नाकाबिले इलाज बीमारी है।
तुम्हें लगेगी तो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से तुम्हारी कब्र तक जाएगी। हम नहीं चाहते कि वो कभी हमारे मुल्क में कदम रखे। लोग कहते हैं रूस आहनी दीवारों के पीछे है, और ये दुरुस्त है। फरहाद जैसा टेलीपैथी जाने वाला भी हमारे मुल्क की ज़मीन पर कदम ना रख सका, फिर सोनिया कैसे आ सकेगी? फरहाद ने यहाँ कभी कदम रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं समझी थी कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए जहाँ चाहता था पहुँच जाता था। मेरा ख्याल है सोनिया जोजो की खातिर यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए तुम उसके करीब ना जाओ, उसे खुद आने दो। अब उसके पास टेलीपैथी का सहारा नहीं रहा, वो यहाँ आकर बेमौत मरेगी, पास्कल ने कहा। मेरा ख्याल है जोजो की तलाश में पारस आएगा। वो अपनी बात जारी न रख सका। जोजो को अटेंड करने वाले डॉक्टर दूसरे कमरे में आ गए थे और कैमरे को देखते हुए, यानी कैमरे के जरिए स्क्रीन पर देखते हुए मास्कमैन से कह रहे थे, सर हमने पूरी तवज्जो से मुआयना किया है, इसके बचकानापन को ख़त्म किया जा सकता है। ये जहनी तौर पर बालिग हो सकती है, इसके लिए ब्रेन का मेजर ऑपरेशन ज़रूरी है। दूसरे डॉक्टर ने कहा, लेकिन एक कबाहत है, ऑपरेशन के नतीजे में ये अपनी पिछली ज़िंदगी भूल सकती है, क्योंकि ये ऑपरेशन एक तरह का ब्रेन वॉश भी हो सकता है। मास्कमैन ने माइक को सामने रखकर कहा, मैं ब्रेन वॉशिंग की इजाज़त नहीं दूंगा। जोजो की अहमियत महज टेलीपैथी के बायस है। अगर यह सलाहियत ख़त्म हो जाएगी तो यह हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। डॉक्टर ने कहा, यह हमारी पहली स्टडी है। हमारे मुल्क में ब्रेन से मुतल्लिक आलमी शोहरत रखने वाले 2 डॉक्टर हैं। आप उन्हें हमारी टीम में शामिल कर दें, हम जोजो की टेलीपैथी को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। वो दोनों डॉक्टर कल यहाँ पहुँच जाएंगे, दैट्स ऑल। डॉक्टर उस कमरे से चलते हुए फिर जोजो के पास आकर मसरूफ़ हो गए। मास्कमैन ने पास्कल से कहा, आदमी के पास अगर बेहतरीन सलाहियतें हों और वह उनसे किसी को फ़ायदा पहुंचाना ना जानता हो तो वह तमाम तर सलाहियतों के बावजूद नाकारा होता है और फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। पास्कल ने कहा, मैं समझ रहा हूँ आप जोजो के मुतल्लिक कह रहे हैं। इस लड़की के ज़रिए फरहाद और इसके साथियों को कई बार नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपनी चालाकी से कभी फ़ायदा भी उठाया, मगर ऐसा बचकाना जहन रखने वाली लड़की हमारे लिए ख़तरा बन जाएगी। इसका ज़हनी तौर पर बालिग होना बेहद ज़रूरी है। हम देखेंगे कि हमारे आलमी शोहरत रखने वाले डॉक्टर जोजो के सिलसिले में क्या करते हैं। तुम बताओ, रसवंती का सुराग कैसे लगाओगे? मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सुपर मास्टर के तमाम खुफिया अड्डों तक पहुंच रहा हूं। उसके एक अड्डे के अतराफ बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वहां ड्यूटी पर हाजिर रहने वाला एक मामूली सिपाही भी योगा का माहिर है। ये एहतियाती अमल जाहिर करता है कि रसवंती उसी जगह रखी गई है। हमारी जासूस मौके के इंतजार में है। वहां ड्यूटी देने वाले किसी आला अफसर को एसाबी कमजोरी में मुब्तला करेंगे, फिर मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उस अड्डे के अंदर पहुंच जाऊंगा। तुम रसवंती के दिमाग में जाना चाहते हो तो वो सांस रोक लेती है। इसका मतलब है सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला कोड वर्ड्स के जरिए से बातें करता है। उसे काबू में करने की एक और तदबीर है, वो अली तैमूर पर जान देती है। तुम उसकी जान यहाँ ले आओ तो वो तुमसे दिमागी राब्ते पर राजी हो जाएगी। वो हंसते हुए बोला, मैंने अली तैमूर की महबूबा फरजाना को जिंदा जलने पर मजबूर किया था। उसने दावा किया है कि मुझे भी जिंदा जलाएगा। बेचारा भूल गया कि टेलीपैथी का सहारा देने वाला बाप इस दुनिया में नहीं रहा है। आइंदा वो हमारी टेलीपैथी की एक फूंक से उड़ जाएगा। पास्कल, ऐसी खुशफहमी नुकसान पहुंचाती है। फरहाद के दोनों बेटे तरह तरह के इल्मो हुनर में यकता हैं और दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों से बचने के हथकंडे भी जानते हैं। मेरा मशवरा है, खूब सोच समझकर मंसूबे बनाओ और पूरी तरह मोहतात रहकर अली तैमूर को ट्रैप करो। यही एक मोहरा रसवंती को यहाँ ला सकता है। फिर यहाँ लाना भी ज़रूरी नहीं। जब तक बेटा हमारी मुट्ठी में रहेगा, माँ दुश्मन के पास रहकर भी हमारी वफादार रहेगी। पास्कल ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं जा रहा हूँ, कल तक कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा। वो मास्कमैन से मुसाफिया करके चलाया। प्रोजेक्शन रूम से निकलकर मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरते हुए एक एक्सरे रूम में पहुंचा। मास्कमैन से मुलाकात करने वाले को आने और जाने के वक्त इस कमरे से गुजरना पड़ता था। वहां की नस्ब की हुई मशीनें बताती थीं कि गुजरने वाला क्या कुछ छुपा कर ले जा रहे। पास्कल पर मुकम्मल एतमाद था, इसके बावजूद उसे भी पूरी तरह चेक किया जाता था। वो एक्सरे रूम से निकलकर सिक्योरिटी अफसर के कमरे में पहुंचा। वहां उसने अपना शनाख्ती कार्ड और मास्कमैन से मुलाकात का इजाजतनामा दोबारा दिखाया। उसने मास्कमैन के पास आते वक्त भी ये चीजें दिखाई थीं और मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए थे। यही अमल वापसी पर भी दोहराना पड़ता था। अफसर ने मुतमईन होकर उसका जब्त किया हुआ रिवॉल्वर उसे वापस कर दिया। वहां हर कमरे में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे जो आने वालों को मुतहर्रिक फिल्मों में रिकॉर्ड करते थे। वो दाखिली दरवाजे के पास आया। वहां एक बड़ी सी मेज पर एक बड़ा सा रजिस्टर रखा हुआ था। उसने आते वक्त अपनी आमद का मकसद और वक्त लिखा था। अब उसने रवानगी का वक्त लिखा, अपने दस्तखत किए, फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके कोड वर्ड्स अदा करते हुए बोला, दरवाज़ा खोल दो। वो खुदकार दरवाज़ा सिर्फ खुद से बंद नहीं होता था बल्कि मुकफ्फल भी हो जाता था। पास्कल की आवाज़ पर वो खुद ब खुद खुल गया। बाहर मुसल्लह गार्ड्स अलर्ट खड़े हुए थे। मास्कमैन की रिहाइशगाह के बाहर चारों तरफ खुला मैदान था। मैदान के चारों तरफ एक मसनूई झील थी जो कई मील तक फैली हुई थी। उस झील के पानी को छूते ही बिजली का झटका पहुंचता था। कश्तियां मोटर बोट के जरिए
कोई मास्क मैन तक नहीं पहुंच सकता था। खुश्की का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए आमदोरफ्त मुमकिन थी और मास्क मैन का मखसूस हेलीकॉप्टर ही वो झील अबूर कर सकता था। पास्कल हेलीकॉप्टर के जरिए मास्को के सरकारी फ्लाइंग क्लब तक आया। फिर वहां से एक कार में अपनी रिहाइशगाह तक पहुंच गया। उसकी रिहाइशगाह के चारों तरफ भी सख्त फौजी पहरा रहा करता था। पास्कल को भी पूरी तरह अपनी शनाख्त पेश करने के बाद उस अहाते में दाखिल होने की इजाजत मिलती थी। वो अपने कमरे में आकर आराम से बैठ गया। आंखें बंद करके अली तैमूर को तस्वुर में देखने लगा। उसकी आवाज़ और उसके लबो लहजे को सोच के जरिए दोहराने लगा। फिर देखते ही देखते वो उसके दिमाग में पहुंच गया। अली तैमूर ने फौरन ही सांस रोक ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, कौन है? मामा, अगर आप हैं तो कोड वर्ड्स बताएं। पास्कल ने कहा, मैं कोई और हूं। मैं मुकम्मल तारुफ किए बगैर कोई बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालने के लिए तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। शुक्रिया, मैं पहले कह चुका हूँ, अपना नाम और पता बताओ। मेरी कुछ मजबूरी है, तुम्हें माँ चाहिए या मेरा तारुफ? अली तैमूर ने सांस रोक ली। वह दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया, जैसे अली तैमूर ने धक्के मारकर निकाल दिया हो। वह थोड़ी देर तक गुस्सा पीता रहा और सोचता रहा। एक बेटे के लिए माँ से अहम कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन बेटा असूलों का पाबंद है। किसी अजनबी से माँ के सिलसिले में ताउन हासिल करना नहीं चाहता। मुझे झूठ और फरेब से काम लेना होगा। उसने फिर परवास की। उसके दिमाग में पहुंचकर बोला, सांस ना रोकना। मेरा नाम जॉन शेफर्ड है। मैं इस वक्त बर्लिन में हूं। अली तैमूर ने कहा, तुम जिस जगह हो उससे जाहिर होता है कि मास्क मैन के लिए काम कर रहे हो। दुरुस्त है। इस तरह यह भी समझ गए होगे कि तुम्हारी माँ सुपर मास्टर की कैद में है। हाँ, और यह भी समझ रहा हूं कि मास्क मैन मेरी मामा को सुपर मास्टर की कैद में बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहता है पापा के बाद हमारे पास टेलीपैथी की जो ताकत रह गई है वो उसे मिल जाए। ये दोनों सुपर ताकतें मेरी मामा की सलाहियतों से फायदा उठाना चाहती हैं। तुम अपनी मामा को समझाओ कि वह हम में से किसी की कैद में रहना पसंद ना करें। उन्हें जहां कैद किया गया है वो वहां के मुतल्लिक तुम्हें बताती रहेंगी और मुझे मालूम होता रहेगा तो मैं पहरा देने वाले गार्ड्स के दिमागों में पहुंच जाऊंगा। मादाम को वहां से निकाल लाऊंगा और तुम मामा को वहां से निकाल कर मेरे पास पहुंचा दोगे। क्या तुम मुझे नादान बच्चा समझ कर आए हो? तुम ताने क्यों दे रहे हो? मैं पहली बार दोस्त बनकर आया हूं। तुमने मुझे पहले कभी आजमाया नहीं तो फिर ये बेतमादी क्यों? सुपर मास्टर और मास्क मैन को हजारों बार आजमाया गया है। उनके टेलीपैथी जानने वाले भी वही मजाज रखते होंगे। अगर तुम इंसान दोस्त होते तो पापा की तरह आजाद होते। मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं रही। अब जाओ। उसने सांस रोककर उसे भगा दिया और सोचने लगा, 24 घंटे गुजर चुके हैं। मामा ने मुझसे राब्ता क्यों कायम नहीं किया? अगर अगवा करने वालों ने उन्हें बेहोश किया होगा तो उन्हें अब तक होश आ जाना चाहिए। अगर उनकी बेहोशी तवील हो रही है तो ये बात तशवीशनाक है। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर कहा, आर्मर अंकल, मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। 24 घंटे गुजर चुके हैं। बेटे, मैं कई बार उनके पास जा चुका हूँ। उनका दिमाग बेहिस है, मेरी सोच की लहरों का जवाब नहीं देता। जरा इंतजार करो, मैं फिर होकर आता हूँ। आर्मर ने रिसीवर रखकर ख्याल ख्वानी की। फिर रसवंती के दिमाग में पहुंचकर उसे मुखातिब किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने फिर मुखातिब किया, मिसिस फरहाद, मैं महसूस कर रहा हूँ आप नॉर्मल हैं, जवाब दीजिए। उसे किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मिस्टर, अब ये मिसेज नहीं रही, फरहाद मर चुका है। इसे अब फरहाद से मंसूब ना करो। ये खाली जमीन की तरह है। कोई भी जहानत से, ये कुव्वत बाजू से इस जमीन पर कब्जा जमा सकता है और जो कब्जा जमा ले वही इसका मालिक और मुख्तार कहलाएगा। आज हम इसके मालिक हैं और मुख्तार कुल की तरह इस जमीन का नक्शा और नाम बदल रहे हैं। यहां से जाओ। फिर कभी आओगे तो इसके दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। अगर कभी सामना होगा तो इसे पहचान नहीं सकोगे। ये किसी और ही रंगो रूप में रहेगी। फिलहाल यहां से जाओ। उस बोलने वाले ने रसवंती को सांस रोकने का हुक्म दिया। उसने सांस रोकी। आर्मर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की। रसवंती का दिमाग अंधेरे में डूब रहा था। उसने मुखातिब किया, मगर इतनी सी देर में वो दिमाग डूब चुका था। वो मायूस होकर वापस आया और अली तैमूर को सारी रुदात सुनाने लगा। अली ने परेशान होकर कहा, पता नहीं वो लोग मामा के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं। आप फौरन सुपर मास्टर से राब्ता कायम करें। उनसे साफ साफ कह दें, अगर किसी पहलू से भी मामा की तौहीन की गई तो मैं उनके मुल्क में तबाही मचा दूंगा और ऐसी इंतकामी कार्रवाई के लिए मैं टेलीपैथी का मोहताज नहीं हूं। आर्मर ने नायब सुपर मास्टर को मुखातिब किया। नायब ने कहा, मास्टर बहुत मसरूफ हैं। वह तुम्हारे जैसे चूहे ख्याल ख्वानी करने वाले से गुफ्तगू करना जरूरी नहीं समझते। आर्मर ने कहा, मुझे इस बात पर गुस्सा आ सकता है और मैं तुम्हें दिमागी झटके पहुंचा सकता हूं, मगर मैं अपने मजाज से मजबूर हूं। किसी को अजियत में मुब्तला करना नहीं चाहता। मैं अली तैमूर का पैगाम लेकर आया हूं। उसने कहा है, मादाम रसवंती को वापस भेज दो। उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना इंतकामी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ेगी। नायब ने हंसते हुए कहा, आर्मर, उनकी पुश्त पर एक तुम ही टेलीपैथी जानने वाले रह गए हो। तुम हमारे खुफिया अड्डों और यूरेनियम के जखीरों को तबाह नहीं करोगे। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये तुम्हारा वतन है, तुम इसकी तरक्की को खाक में नहीं मिलाओगे।
दूसरे उन अड्डों को तबाह करने से सैकड़ों अफराद मारे जाएंगे और तुम नाहक किसी की जान लेना गवारा नहीं करोगे। आखिरी बात यह कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ जो तुम्हें अजीज है। अगर तुम अली तैमूर की इंतकामी कार्रवाई में शरीक होगे तो हम मास्क मैन से सौदा करेंगे। वो रसवंती और जोजो के तबादले पर राजी हो जाएगा। हम रसवंती को उसके हवाले करेंगे और जोजो को बेमौत मारने अपने पास ले आएंगे। वो घबरा कर बोला, नहीं, तुम मासूम जोजो को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम ये बुरा वक्त ना आने दो। जाओ, आराम से बैठो और अली तैमूर की वकालत ना करो। उसे गुस्से और जुनून में इधर आने दो। उसने हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तबाह की थी। हम उसकी मां के सामने मशीन की तरह उसे धमाके से उड़ाएंगे। आर्मर शिकस्त खुर्दा अंदाज में अली तैमूर के पास आया। उसे नायब सुपर मास्टर की बातें सुनाई। अली ने कहा, बस इतना ही काफ़ी है कि आपके जरिए मेरी बातें उन तक पहुंच गई हैं। आप आराम करें। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैं बेशक जोजो को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूं, लेकिन उसकी खातिर तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तुम लोगों के साथ मैं ही एक टेलीपैथी जानने वाला रह गया हूं। अंकल, जब पापा जिंदा थे तब भी हम टेलीपैथी का सहारा लेने से इनकार करते थे। पारस से जाकर पूछिए, वो भी आपका ताउन हासिल नहीं करेगा। इतने अरसे में आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा तरीक़ेकार सबसे मुख्तलिफ है। मैं मानता हूं, मगर मेरे नुक्ता नज़र से देखो, मैं जोजो को वापस लाने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ें जारी रखूंगा। फिर तुम्हारी मामा के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आप जो करना चाहें ज़रूर करें, मगर मुझे अपनी ख्याल ख्वानी से दूर रखें। आप सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। खुदा हाफिज। उसने सांस रोक ली। आर्मर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो बाबा साहब के दायरे में था, अपने क्वार्टर में बेचैनी से टहल रहा था। फिर वो क्वार्टर से निकलकर तेजी से चलता हुआ पोमी के पास पहुंचा। वो सोगवार बैठी हुई थी। इदारे का पूरा माहौल मातमी था। आर्मर ने कहा, फरहाद मरहूम का मातम करते रहने से जिंदों की मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। वो बोली, आप रसवंती और जोजो के लिए परेशान हैं, मगर ये तो मालूम हो कि उन्हें अगवा करके कहाँ पहुंचाया गया है। ये मालूम हो चुका है। एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ने अली तैमूर से राब्ता कायम किया था। उसकी बातों से पता चला है कि रसवंती को सुपर मास्टर ने और जोजो को मास्क मैन ने अगवा किया है। वो उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, क्या आपने तस्दीक की है? मैंने खुद नायब सुपर मास्टर से गुफ्तगू की है। फिर कई बार रसवंती के दिमाग में जा चुका हूँ। आखिरी बार उसके दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा था। मैं यकीन से कहता हूँ रसवंती सुपर मास्टर की कैद में है। नायब सुपर मास्टर मुझे धमकी दे रहा था कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम लोगों की मदद करूंगा, तो वो रसवंती को मास्क मैन के हवाले करेंगे और उससे जोजो को हासिल करके उस मासूम को बेमौत मारेंगे। मिस्टर आर्मर, आप परेशान हो। मैं दुश्मनों के मजाज को खूब समझती हूँ। फरहाद की मौत के बाद तमाम दुश्मन पहले हमारी ताकत का अंदाजा करेंगे। अगर उन्हें यकीन होगा कि हम फरहाद के बाद बेबस हो गए हैं तो वो मनमानी करेंगे, रसवंती और जोजो को हलाक करेंगे, वरना उन दोनों को हमारी कमजोरी बनाकर जिंदा रखेंगे। मोमी, तुम्हारी बातों से हौसला हो रहा है। अगर पारस और अली तैमूर मेरा ताउन हासिल करने को तैयार हो जाएं, तो हम मुनज़्ज़म होकर दुश्मनों की नींदें उड़ा सकती हैं। वो दोनों कभी टेलीपैथी का सहारा नहीं लेंगे। आप उनकी फिक्र न करें, मैं सोनिया से मशवरा लेती हूँ। अगर वो राजी हो जाए तो हम 2 टीमें बनाकर 2 तरफ जाएंगे। एक टीम रसवंती के लिए और दूसरी जोजो के लिए होगी। आप सोनिया से राब्ता कायम करें। आर्मर ने सोनिया को मुखातिब किया। वो मारिया के साथ एक शराब खाने में बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या बात है आर्मर? मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ, लेकिन मारिया को देखकर हैरान हूँ। इससे जहरीली लड़की को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं इसे ट्रेनिंग दे रही हूँ, इसलिए दिन रात इसे अपने साथ रखती हूँ। इसकी फिक्र न करो, अपनी बात शुरू करो। वह शुरू से आखिर तक सुपर मास्टर, मास्क मैन, जोजो, रसवंती और अली तैमूर के मुतालिक बताने लगा। सोनिया ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पौमी से कहो, अगर सभी इदारे से निकलकर रसवंती और जोजो के लिए जिद्दोजहद करें तो नुकसान उठाएंगे। पौमी, आमना और वाटसुरो की इदारे में रहेंगे। जब भी ज़रूरत होगी मैं उन्हें बुला लूंगी। आप भी आराम करें और इत्मीनान रखें, जोजो ज़रूर वापस आएगी। सोनिया ने सांस रोक ली। आर्मर चला गया। मारिया ने कहा, मम्मा, आप बातें करते करते चुप हो गई थी, क्या सोच के जरिए गुफ्तगू कर रही थी? हाँ, आर्मर आया था। ये तुमने फिर मुझे मम्मा क्यों कहा था? सॉरी, भूल गई थी कि हम मेकअप में हैं। हमारे दरमियान उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है, लिहाजा मैं आपकी होने वाली बहू नहीं हूं बल्कि एक सहेली हूं। हम दोनों आवारा हैं, इसलिए शराब खाने में आए हैं। मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ, मगर आप एक बूंद भी नहीं पीती और मुझे भी ना पीने की नसीहतें करती रहती हैं। तो मुझे आप कह रही हो सहेली को तुमसे मुखातिब किया जाता है। सॉरी, मैं अब नहीं बोलूंगी, लेकिन आप, मेरा मतलब है, तुम ये बताओ कि मुझे शराब खाने में किस किस्म की ट्रेनिंग देने आई हो? तुम्हारे सब्र और जब्त का इम्तिहान लेने आई हूँ। यहां तुम्हें कोई भी पसंद की चीज नजर आए तो तुम ललचाओगी नहीं, उसकी तमन्ना नहीं करोगी। मैं अपनी हर पसंद पर लानत भेज दूंगी, लेकिन अगर पारस नजर आ जाए तो मैं दौड़कर उससे लिपट जाऊंगी, फिर उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अब फिर सब्र और जब्त के इम्तिहान में फेल हो जाओगी। प्लीज हर तरह मेरा इम्तिहान लो, मगर पारस के लिए ना आजमाओ। नहीं, तुम इम्तिहान देने आई हो, उसके सामने अजनबी बनकर होगी। बल्कि जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी तुम इससे नहीं मिलोगी।
ये बात मैं कई बार समझा चुकी हूं। तुम जालिम हो, मुझ पर जुल्म कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैं जादू जानती हूं। पारस का दिल तुमसे फेर दूंगी। वो तुम्हें कभी पहचान नहीं सकेगा। मेरा पारस मुझे हर हाल में पहचानेगा। मैंने सुना है जिस पर मोहब्बत का जादू चल जाता है उस पर किसी और का जादू असर नहीं करता। अच्छी बात है, काउंटर की तरफ देखो, तुम्हें पारस नजर आएगा। उसने काउंटर की सिमत देखा, फिर खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। वहीं से चीखकर बोली, पारस मुझे देखो, मैं आ गई हूं। शराब खाने में सभी चौंक कर उसे देखने लगे। वह दौड़ती हुई काउंटर के पास आई। पारस का बाजू पकड़कर बोली, क्या बहरे हो गए हो? इतनी जोर से आवाज दे रही हूं, सुनते ही नहीं। पारस ने सर घुमाकर उसे सवालिया नजरों से देखा, फिर संजीदगी से पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी मारिया हूं, क्यों अनजान बन रहे हो? तुमने इस चेहरे को हजारों बार। वो कहते कहते चौंक गई, फिर बोली, अरे मैं तो भूल गई थी कि मेकअप में हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रहे। ठहरो, मैं अभी मेकअप साफ करके तुम्हें चौंका दूंगी। तुम अपनी मारिया को देखकर खुशी से उछल पड़ोगे। उसने काउंटरमैन से पूछा, क्या यहां साबुन और पानी वगैरह मिलेगा? मिस, आप बाथरूम में चली जाएं। वो जाना चाहती थी। पारस ने उसे रोकते हुए पूछा, जरा एक मिनट, ये जो तुम बार बार मारिया का नाम ले रही हो, तो ये मोहतरम आखिर है कौन? वह हैरानी से बोली, क्या तुम मारिया जैसा प्यारा नाम भूल गए हो? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। देखो लड़की, तुम ख्वामख्वाह बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रही हो। क्या हम पहले बेतकल्लुफ नहीं थे? क्या मैं तुम्हारे गले पड़ रही हूं? बेवफा, हर जाई, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। उनके आसपास शराबियों की भीड़ लगती जा रही थी। एक मनचले ने कहा, मेरी जान, वो जौहरी नहीं है, मैं हीरे की कदर करता हूं, मेरे साथ चलो। उसने मारिया का हाथ पकड़ा। मारिया ने उसे घूर कर देखा। उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। आंखें ऐसी तेज और जहरीली थी जैसे नागिन फुंकार रही हो। वो शराबी फौरन ही नजरें चुराकर दूर चला गया। मारिया मेकअप साफ करने बाथरूम की तरफ चली गई। पारस ने चोर नजरों से दूर बैठी हुई सोनिया को देखा। माँ बेटे की नजरें मिली। वो मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठ गई, फिर शराब खाने के उस हिस्से को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने लगी। ये माँ बेटे की प्लानिंग थी। वो मारिया के जरिए उस ख्याल ख्वानी करने वाले तक पहुंचना चाहते थे जिसने फरजाना और नैन्सी को खुदकुशी पर मजबूर किया था। वो बेचारियां इसलिए मारी गई थी कि वह फरहाद की होने वाली बहुएं और उसके बेटों की महबूबाएं थीं। इस लिहाज से जोजो के बाद पारस की पहली महबूबा मारिया थी। जोजो का शुमार ना तो बीवी में होता था ना महबूबा में, लिहाजा मोहब्बत के पहलू से मारिया की अहमियत थी। पता नहीं पास्कल ने इंतकामन मारिया को क्यों हलाक नहीं किया था। इसकी एक वजह यह समझ में आती थी कि मारिया सोनिया की पनाह में थी, सुपर मास्टर और मास्क मैन के ख्याल ख्वानी करने वाले। सोनिया से कतराक कर अपनी चालें चलते और कामयाब होते आ रहे थे। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि इस मक्कार औरत से दूर रहकर जो काम करोगे उसमें जरूर कामयाबी होगी। सोनिया दुश्मन की चालों को खूब समझती थी। उसने पारस से कहा, बेटे, मारिया अगर मुझे छोड़कर भाग जाए या मुझसे दूर हो जाए तो दोनों ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन उसे भी ट्रैप करना चाहेंगे। पारस ने पूछा, आपकी प्लानिंग क्या है? मैं ऐसे मारिया को दूर करूंगी तो दुश्मन मेरी चालबाजी पर शुबा करेंगे। अगर मारिया कहीं तुम्हें देख लेगी तो मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम उसे पहचानने से इनकार करोगे। ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे दिमाग में आएंगे। तुम मारिया की भलाई के लिए सोचते रहोगे कि जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो, क्योंकि ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मनों को मालूम होगा कि तुम मारिया को दिलो जान से चाहते हो। तो फिर दुश्मन फरजाना और नैन्सी की तरह उसे भी मार डालेंगे। पारस ने कहा, बड़ी अच्छी चाल है। आप बहुत उलझी हुई चाल सोचती हैं। वो लोग मारिया को मेरी जिंदगी, मेरी जान और मेरी मोहब्बत समझकर अगवा करने और इसे मेरी कमजोरी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो वो जोजो को भी हमारी तुम्हारी कमजोरी बनाकर परेशान करने वाले हैं। तुम्हारे पापा के बाद वो हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। हम में से हर एक को खत्म करने के बाद ही मुतमईन होंगे। उससे पहले ही हमें ख्याल ख्वानी करने वालों की शारक तक पहुंचना है। इसी प्लानिंग के मुताबिक वो मारिया को मेकअप में शराब खाने तक लाई थी। बहाना यह था कि वो अमली तरबियत के लिए उसे साथ लेकर घूम रही है। वो खूब समझती थी कि मारिया तमाम अमली तरबियत की ऐसी तैसी करके पारस के पीछे भागना शुरू कर देगी। उसने जो सोचा और समझा था वही हो रहा था। मारिया बाथरूम गई, वहां से मेकअप साफ करके काउंटर के पास आई। पारस के बाजू को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, अब बोलो, मैं तुम्हारी मारिया हूं या नहीं? पारस ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या ये तुम्हारी जानी पहचानी सूरत नहीं है? वो परेशान होकर बोला, मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हें देख रहा हूं। मालूम होता है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। वो हाथ नचाकर बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं शराब खाने की सारी बोतलें पी जाऊं तब भी नशा नहीं होगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे, कहके लगाने लगे। मारिया काउंटर पर चढ़कर खड़ी हो गई। एक गिलास उठाकर फर्श पर मारते हुए बोली, चुप हो जाओ, घोड़ों की तरह हिनहिनाना बंद करो। शराब खाने में खामोशी छा गई। वो बोली, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, मैं नागिन हूं, नागिन। ये मेरा नाग है और नागिन मरते दम तक अपने नाक का पीछा नहीं छोड़ती। तुम लोग जितनी बोतलों की शर्त लगाओगे मैं पीती जाऊंगी। मेरी शर्त यह है कि पारस मुझे पहचानने से इनकार न करे। एक शख्स ने भरी हुई बोतल पेश करते हुए कहा, पहले हमें यकीन दिलाओ कि तुम इसके चंद घोंट पी सकती हो। मारिया ने बोतल लेकर मुंह से लगाई। सोनिया ने करीब आकर कहा, यह तुम क्या कर रही हो?
क्या शराब खाने में तमाशा बनना चाहती हो? वो जवाब नहीं दे रही थी। बोतल को मुंह से लगाए कि सांस में गटागट पीती जा रही थी। वहां जितने लोग थे सबके सब आंखें फाड़े हैरत से मुंह खोले उसे यूं देख रहे थे जैसे सांस लेना भूल गए हों। वो शायद पीती ही चली जाती, लेकिन बोतल खाली होने से पहले याद आया कि मम्मा जादू जानती हैं। उन्होंने जादू के जरिए पारस का दिमाग फेर दिया है, इसीलिए वो अपनी मारिया को नहीं पहचान रहा। वो पीना भूल गई। बोतल को मुंह से हटाकर सोनिया को देखते हुए बोली, मैं समझ गई, आप जादू कर रही हैं। बेचारा पारस मजबूर हो गया है। पारस, तुम कहाँ हो? पारस। उसने भीड़ में नजरें दौड़ाई। वो नजर नहीं आ रहा था। मारिया काउंटर पर से छलांग लगाकर फर्श पर आई, फिर पारस को आवाजें देती हुई भीड़ को चीरती हुई जाने लगी। सोनिया ने उसके पीछे जाते हुए कहा, रुक जाओ मारिया, अकेली ना जाओ, मैं आ रही हूं। दो आदमियों ने सोनिया को पकड़ लिया। तीसरे ने कहा, इसे लड़की के पीछे ना जाने दो, हमारे आदमी उसे उठाकर अड्डे पर पहुंचा देंगे। वो तीसरा शख्स दौड़ता हुआ शराब खाने के बाहर आया। मारिया फुटपाथ पर खड़ी दूर तक देख रही थी और पारस को आवाजें दे रही थी। उसी वक्त एक कार उसके सामने आकर रुकी। एक शख्स बाहर निकलकर बोला, अरे तुम पारस को बुला रही हो? वो एक टैक्सी में बैठकर झील की तरफ गया है। वो बोली, झील किधर है? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। वो कार की अगली सीट पर उस शख्स के साथ बैठ गई। पिछली सीट पर दो शख्स बैठे हुए थे। शराब खाने से आने वाला शख्स चीखते हुए बोला, लड़की को कहां ले जा रहे हो? रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। वो दौड़ता हुआ आया, मगर कार आगे बढ़ गई थी और तेज रफ्तारी से दौड़ती जा रही थी। वो पलटकर दौड़ता हुआ शराब खाने के अंदर आया, फिर एक कुर्सी को ठोकर मारकर गिराते हुए बोला, इतनी हसीन लड़की हाथ से निकल गई, पता नहीं वो कौन लोग थे। उसे अपने साथ ले गए। मैं पूछता हूं हमारे आदमी कहां मर गए? सोनिया ने पूछा, तुम पूछते रहो, मुझे तो छोड़ दो। उसने गुस्से से कहा, इसे जाने दो। वो इत्मीनान से चलती हुई बाहर फुटपाथ के पास खड़ी हुई कार में आकर बैठ गई। कार की स्टीयरिंग सीट पर पारस बैठा हुआ था। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सोनिया ने एक बटन को दबाया तो डैशबोर्ड पर एक नन्हा सा स्क्रीन रोशन हो गया। स्क्रीन पर एक नन्हा सा बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था और एक सड़क पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। मारिया को एक अंगूठी पहनाई गई थी जो दरअसल एक इंडिकेटर थी। वह शहर की जिस शाहरा या गली से गुजरती वो शाहरा या गली स्क्रीन पर नजर आ जाती। सोनिया ने कहा, वो हाईवे की सिमत जा रहे हैं। पारस उसी तरफ कार दौड़ाते हुए बोला, किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने मुझसे अब तक राब्ता ही कायम नहीं किया है। सोनिया ने कहा, यह हैरानी की बात है, जो को अगवा करने वाले जानते हैं तुम उस लड़की के लिए कितने अहम हो, फिर भी वो खामोश हैं। मामा, एक डमी पारस मारा गया है। जो की आंखों के सामने उसकी मौत हुई थी, लिहाजा वो मुझे मुर्दा समझ रही होगी। उसकी गलत फहमी के बायस दुश्मन मुझे वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। तुम्हारी बात माकूल है, लेकिन मारिया के सिलसिले में वो तुमसे जरूर राब्ता कायम करेगा। अभी वो उस लड़की को कैदी बनाने का मुंतजिर होगा। अगर वो अभी आ जाए तो आपको मेरे साथ देख लेगा। देखने दो, वो तो यही समझेगा कि हम मारिया को तलाश कर रहे हैं। तुम मौजूदा प्लानिंग के मुताबिक उस लड़की से बज़ाहिर दूर भागते हो, मगर दिल से उसके लिए परेशान रहते हो, इसीलिए उसकी तलाश में भटक रहे हो। मारिया के साथ मुंसलिक रहने वाला इंडिकेटर उनकी रहनुमाई कर रहा था। उसके मुताबिक पारस इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया। वह जेब से शराब की नन्ही सी बोतल निकालकर खोलने लगा। सोनिया समझ गई कि ड्रामा शुरू हो चुका है। उसने नागवारी से कहा, पारस, क्या मेरी नसीहत का कोई असर नहीं होता? तुम फिर पी रहे हो। वो बोला, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मुझे नसीहत ना करें। क्या शराब पीने से नैन्सी जिंदा हो जाएगी और जो दुश्मनों की कैद से निकल आएगी? इसका नुकसान जानते हो? कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम नशे की हालत में उसे महसूस नहीं कर सकोगे, और महसूस करोगे तो सांस नहीं रोक सकोगे। माफ कीजिएगा मम्मा, आप बहुत ज़हीन कहलाती हैं, लेकिन यह क्या हमाकत है? आप मारिया को शराब खाने में क्यों लाई थी? मुझे क्या मालूम था कि तुम वहां मौजूद होगे? ये मेरी बात का जवाब नहीं। मैं मारिया को अमली तौर पर ट्रेनिंग दे रही हूं। उसे हर अच्छी बुरी जगह ले जाती हूं। मैं ये कभी नहीं चाहती कि वो ट्रेनिंग मुकम्मल होने से पहले तुम्हारे करीब आए। यह महज इत्तफाक है कि तुम शराब खाने में आए और वह तुम्हें देखकर दीवानी हो गई। इस दीवानगी का नतीजा देख लीजिए। अगर वो मेरे करीब रहेगी तो नैन्सी की तरह मारी जाएगी या जो की तरह अगवा की जाएगी। मैं यकीन से कहता हूं, अभी हमारे किसी दुश्मन ने उसे अगवा किया है। हम उसे कहां तलाश करें? बेटे, मैं नादान नहीं हूं। मैंने मारिया को एक इंडिकेटर वाली अंगूठी पहनाई है और वो अंगूठी बता रही है कि दुश्मन उसे झील किनारे ले गई हैं। सोनिया की बात खत्म होते ही पारस ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, वो मेरे दिमाग से चला गया है। वो हंसते हुए बोली, अपने आदमियों से जाकर कहेगा मारिया की अंगूठी उतारकर उसे दूसरी जगह ले जाओ। वैसे हम झील के पास पहुंच गई हैं, गाड़ी रोको, मैं जा रही हूं, तुम अपना रास्ता लो। उसने गाड़ी रोक दी। सोनिया को खुदाफिज कहा, फिर गाड़ी से उतरकर एक सिमत जाने लगा। सोनिया स्टीयरिंग सीट पर आकर झील की तरफ रवाना हो गई। पास्कल फिलहाल पारस की जानिब तवज्जो नहीं देना चाहता था। वो रसवंती तक पहुंचने की फिक्र में था। चूंकि जो उसके कब्जे में थी, इसलिए इत्मीनान था कि जब चाहेगा पारस की इस कमजोरी से खेल सकेगा। दुनिया के हर मुल्क के हर बड़े शहर में मास्क मैन का एक खास एजेंट होता है जिसे बॉस कहती हैं।
पेरिस के बॉस ने इतला दी कि मारिया एक शराब खाने में है। वो मेकअप में आई थी लेकिन पारस को देखकर अपनी असलियत जाहिर कर रही थी। मास्कमैन ने पास्कल से कहा, वहां ख्याल ख्वानी के जरिए जाकर देखो क्या हो रहा है। हम पारस की एक अहम महबूबा को भूल गए थे, जैसा कि तुम जानते हो। पारस अपने बाप की तरह हरजाई और अय्याश है। वो नैन्सी की मौत और जोजो के अगवा को भुलाने के लिए मारिया के हुस्न और शबाब में डूब जाएगा। उसे गम गलत ना करने दो। जो भी लड़की उसकी जिंदगी में आए उसे खत्म कर दो या उसकी कमजोरी बना लो। जाओ, खूब सोच समझकर कदम उठाओ। वो मास्कमैन के एक मातियत के दिमाग में पहुंचा। उस वक्त मारिया काउंटर पर खड़ी भरी बोतल को मुंह से लगाए पी रही थी और पारस मौका गनीमत जानकर वहां से खिसक रहा था। पास्कल ने मातियत से कहा, इस लड़की को तमाशा बनाकर तुम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। पारस यहां से भाग रहे, उसका पीछा करो और मालूम करो वो मारिया से दूर क्यों हो रहा है। मातियत हुक्म की तामील के लिए बाहर आया, मगर पारस गायब हो चुका था। पास्कल ने कहा, मारिया जरूर उसकी तलाश में आएगी। उसे उठाकर किसी खुफिया अड्डे में ले जाना। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। थोड़ी देर बाद मारिया उसे तलाश करती हुई शराब खाने से बाहर आई। बॉस के आदमी बातें बनाकर उसे ले गए। पास्कल ने सोचा, सोनिया शराब खाने में मारिया को क्यों लाई थी और वो दोनों मेकअप में क्यों आई थी।